Hello everyone, welcome back to 50. I am Jia and in this video we'll be covering economics for engineers. ठीक है, सो इसकी यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं. आई ट्राई कि एक ही वीडियो में अगर दोनों यूनिट हो जाती है, वरना आपको अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी इसकी. सो बिफोर इवन स्टार्टिंग हम समझते हैं यार कि मतलब इकोनॉमिक्स क्या है और मतलब इसकी ज़रूरत क्यों है पढ़ने की, है ना. और स्पेशली इंजीनियरिंग में क्यों ज़रूरत है. देखो यार, अगर मैं नॉर्मल से एक बात बताऊँ आपको भी पता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, राइट. तो मतलब हम क्या है कि उसको मतलब ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है कुछ भी, सब कुछ लिमिटेड है, राइट. और जबकि एक अगर हम बात करें ह्यूमन वांट्स की, वो क्या है, अनलिमिटेड है. अब कोई कितना भी कुछ चाह सकता है, राइट, लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है. सो अगर हम इसको देखें, इसकी डेफिनेशन पर आए तो इसका देखो सिंपली मतलब क्या है. इकोनॉमिक इज a science that deals with the use of scarce resources that have alternative use to satisfy human wants. मतलब एक ऐसी साइंस जो स्कार्स रिसोर्सेज और ह्यूमन वांट्स को मैप टाइप करे एक साथ में, कि कैसे उन दोनों को एक साथ लेते हुए चले और मतलब ह्यूमन वांट्स को भी एक तरह से सेटिस्फाई कर पाए और स्केर्स रिसोर्स का भी बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाए, अगर हम इसको ऐसे ओवरऑल समझे. ऑल्दो ये तो मतलब मोस्टली मतलब वाइडली एक्सेप्टेड वो है, जिसको मतलब वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है. लेकिन इससे अगर हम पहले देखें ना, तो देखो जैसे कि हमारा है ये इकोनॉमिक, इसकी जो डेफिनेशन थी ना, अदम स्मिथ, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी ना, इट वाज कि इन्होंने पहले बोला स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. मतलब वो उससे रिलेटेड फोकस किस पे था, वेल्थ पे, पैसे पे. मतलब जो इन्होंने डेफिनेशन दी, तो इट इज़ अ स्टडी मटेरियल ऑफ गुड्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक मैन. तो इन्होंने बोला कि इट इज़ एक स्टडी मटेरियल टाइप है गुड्स रिलेटेड टू मैन. अब उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल आए हमारे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि उन्होंने इसको मतलब कैसे डिफाइन किया कि द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. मतलब उन्होंने बोला कि स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी कि अब लोग जो है ना अपने इनकम को यूज़ करके अपनी नीड को कैसे पूरा करते हैं, काइंड ऑफ वैसे. लेकिन जो वाइडली एक्सेप्ट हमने की है ये वाली. तो एक अगर डेफिनेशन आता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आपको यही वाली लिखनी है. तो इसको एक बारी अब देख लेना अच्छे से, ठीक है. मतलब मैंने बस ना बता दिया कि कैसे कैसे हमने सोचा थोड़ा बहुत, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो. आई नो थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन चलो जैसे जैसे भी इसे कवर करते हैं बस एग्जाम के लिए. नाउ कम्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब देखो यार, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अगर हम देखें, सो दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन फॉर मॉनिटरी गेन्स आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं, जो भी मतलब हमें पैसा कमाने में हेल्प करे या पैसा जनरेट करने में हेल्प करे, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट. तो अब अगर हम इसका देखें तो देखो कंपोनेंट्स आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के. 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे. फर्स्ट इज कंजम्पशन, सेकंड इज प्रोडक्शन एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन. आई होप नाम से ही समझ में आ रहा होगा, है ना. कुछ ऐसे डिफिकल्ट है नहीं, स्टिल मैं बताती चलती हूँ. देखो, कंजम्पशन इज अ प्रोसेस of using up utility value of goods and services for the direct satisfaction of our wants. मतलब इसका मतलब क्या है, गुड्स या सर्विस का यूज़ करके, ठीक है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना. मतलब हम कंज्यूम कर रहे हैं. लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ इसका, तो मोबाइल का हम रिचार्ज करवाते हैं, राइट, या हम खाना खाते हैं, तो हम कंज्यूम ही तो कर रहे हैं, दैट इज कंजम्पशन. तो यूटिलिटी ऑफ गुड्स मीन्स इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब यूटिलिटी ऑफ गुड की अगर सिंपल हम बात करें, तो यूटिलिटी ऑफ गुड क्या है, यूटिलिटी समझ में आ रहा है, यूज़ काइंड ऑफ. तो गुड्स का यूज़ क्या है कि उनकी इनहेरेंट कैपेसिटी गुड्स एंड सर्विस की, ताकि वो क्या कर सके, इवेंचुअली ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई कर सके, ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है ना. कंजम्पशन का ये हुआ है. नेक्स्ट कम्स आर प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग. अब एक रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग में कन्वर्ट करना, दैट इज आर प्रोडक्शन, है ना. बचपन से हम लोग मतलब पढ़ते ही आ रहे हैं ये चीज़. तो थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे रिक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ये बोल रहे थिंग्स जो है ना यूजफुल हो जाती है या मोर यूजफुल हो जाती है जब वो एक यूटिलिटी वैल्यू एक्वायर कर लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. अब आप बोलोगे कि इसका एग्जाम्पल दो. जैसे हमने यार दूध से दही बनाई, या फिर कॉटन है ना, कॉटन का प्लांट था, वो वैसे हमारे किसी काम का नहीं था, फिर हमने उसे एक्सट्रैक्ट करके कॉटन बना ली, है ना, और उससे उसे फैब्रिक बना लिया, कॉटन का कपड़ा बन गया, उसके फिर सूट बने या जो भी बना. तो मतलब वो क्या हुआ, उसकी यूटिलिटी वैल्यू बढ़ गई या फिर उसकी यूटिलिटी वैल्यू एक्वायर हो गई, राइट, और यूजफुल हो गया वो हमारे लिए. आज सच पहले वो एक ही काम के लिए आ रहा था, लेकिन हम उससे और प्रोडक्ट्स बनाए तो उसकी यूटिलिटी वैल्यू इंक्रीज हो गई और वो और काम आने लग गया. नाउ कम्स डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब इसका इसका अगर हम बेसिकली समझे, तो जो इनकम बनती है ना, उसको अलग अलग लोगों में बांटना. अब कैसे बांटना, क्यों बांटना, वो देखते हैं. तो देखो, फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर्स हु दोज हु वर्कड एज एजेंट ऑफ प्रोडक्शन. मतलब फैक्टर इनकम जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना फैक्टर्स अमंग फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो कि वर्क कर रहे हैं एज एन एजेंट ऑफ प्रोडक्शन. जैसे कि अब देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या क्या आ गया, लैंड आ गया, लेबर आ गया,
कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो अगर हम लैंड का देखें तो इन द फॉर्म ऑफ रेंट, एंड लेबर का देखें तो इन द फॉर्म ऑफ वेज, एंड कैपिटल को देखें तो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट हमारा जा रहा है, और एंटरप्रेन्योरशिप इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, मतलब जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको हम रेफर कर सकते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। देखो यार, इसमें मतलब क्या था कि देखो अब अगर मान लो एक बंदा है, ठीक है, उसने क्या बोलते हैं, एक सेकंड सॉरी, हाँ, एक पर्सन है, ठीक है, उसने जो है कुछ लैंड लिया तो उसके फॉर्म में उसने रेंट दिया, उसने जो है ये कुछ लेबर वगैरह उस पर, मान लो लैंड पे वो खेती वगैरह कर रहा था, उसने लेबर वगैरह वो करी, तो वो क्या हो गया उसका, वो तो मतलब उसका मनी जो है जा रहा है एक तरह से, समझे तो हम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। या फिर हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि देखो, मैं इसका एक डायग्राम होता है बहुत सही, वो मैं बनाकर दिखाती हूँ, एक मिनट ज़रा। तो यार ये देखो, ये ना इसका ऐसे डायग्राम टाइप होता है, तो आप इसे एग्जाम में बना सकते हो इन केस आए। वैसे इस पे क्वेश्चन ऑनेस्टली बताऊँ तो इतना ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन स्टिल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो, मैं इसे साइकिल बना सकते हैं। प्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना, देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और देन उसका कंजम्पशन। तो मतलब देखो, प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हमारा, मतलब प्रोडक्शन हुई, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर कंजम्पशन हुआ, जैसे कि मान लो यार कोई प्रोडक्ट बना, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर वो हमारे तक आया कंजम्पशन, फिर उसकी डिमांड बढ़ी, उसके हिसाब से फिर वो दोबारा से प्रोडक्शन की साइकिल में गया, समझ रहे हो। तो ऐसे काइंड ऑफ साइकिल आप रेफर कर सकते हो। तो अब हम आगे मूव करते हैं हमारा। तो देखो अब आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यार कोई भी इकोनॉमी हो ना, बी डेवलप्ड अंडर डेवलप कोई भी कंट्री है, तो उसकी इकोनॉमी में ना कुछ एक प्रॉब्लम जरूर आती है, मतलब एक नहीं, मतलब तीन प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम जरूर आती है कि कैसे डिसाइड करें। देखो, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, किसकी प्रॉब्लम होती है, चॉइस की, अराइजिंग एन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्केर्स, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड दीज हैव ऑल्टरनेटिव यूज। तो मतलब देखो, रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड है, बात सारी इसी पे आके हमारी वो हो जाती है। तो अगर हम इसको देखें तो देखो, हम इसे कैसे बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स है। तो देखो, एक फर्स्ट हमारी थी, इन्होंने डिटेल में है नहीं, आई गेस आगे तो पता नहीं, लेकिन देखो, फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें प्रोड्यूस करना क्या है। पहली तो प्रॉब्लम यही हो गई कि प्रोड्यूस क्या करे, कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करे, कौन सी सर्विस प्रोड्यूस करे, है ना, और कितनी क्वांटिटी में करे, दैट टू, तो व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड इज आर हाउ टू प्रोड्यूस, कि मतलब कैसे प्रोड्यूस करें। अब इसमें ना हमारे दो चीज़ आ जाती है, एक हमारा आ जाता है लेबर इंटेंसिव, मतलब लेबर फोकस समझो, लेबर इंटेंसिव, एंड नेक्स्ट हमारा आ गया इंटेंसिव, एंड नेक्स्ट हमारा आ गया मशीन इंटेंसिव। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, इंडिया में हमारा कैसा होता है, लेबर इंटेंसिव होता है, मतलब मशीन्स भी होती हैं, बट मेजर फोकस जो हमारा लेबर पे है। और जबकि यूएसए वगैरह देखें अगर हम, तो उसमें हमारा मशीन इंटेंसिव होता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे मतलब मशीन ज़्यादा है, लेबर कम है, राइट, क्योंकि वो डेवलप कंट्री है। तो ऐसे हम इसको देख सकते हैं। और अगर हम इसके देखें फर्स्ट वाला व्हाट टू प्रोड्यूस में, जैसे कि हम इसका एग्जांपल देखें तो उनको जो है, मतलब हमें बनाना क्या है, पहली बात तो कि हमें एग्रीकल्चर में मतलब लाइक वीट वगैरह प्रोड्यूस करनी है, राइस प्रोड्यूस करना है, या फिर फोकस करें हम डिफेंस की मिसाइल बनाने पे। आई नो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात बता रही हूँ, एग्जाम्पल में से डिसीजन डिसाइड कर पाना थोड़ा सा ये एज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आती है, राइट। तो देखो अब नेक्स्ट में आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। हाँ, ये सब तो बना रहे, कैसे बनाना है ये सब तो डिसाइड हो गया, लेकिन बनाना किसके लिए भाई। देखो अब अगर अगर BMW की हमारी वो हो रही है, BMW अगर हमारा प्रोडक्शन हो रही है, सो वो ऑब्वियसली किसके लिए, रिच के लिए, पुअर कांट इवन अफोर्ड इट, राइट। तो मतलब रिच के लिए बना रहे हैं, मतलब हमारी टारगेट ऑडियंस क्लियर होगी तो बेटर रहेगा ना। तो पुअर के लिए बना रहे हैं, या हम लोग रूरल एरिया के लिए बना रहे हैं, या अर्बन एरिया के लिए बना रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ ऑडियंस क्लियर हो तो बेटर है, या फिर हम रिच के लिए बना रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी नोन हो तो बेटर रहता है। अब देखो, ये रॉबिन जो है ना, रॉबिन डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। क्या करता है, ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करता है, कैसे, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज। मीन्स देखो, अगर हम इसको समझें तो इसका मतलब है हमारा कि जो ऐसे मतलब ह्यूमन का बिहेवियर को पढ़ना था, जैसे हम साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं, लेकिन वो माइंड से रिलेटेड वो सब। अब पैसों के मामले में उसका बिहेवियर कैसा है, रिसोर्सेज का, और रिसोर्सेज वो है लिमिटेड, तो कैसे वो बिहेव कर रहा है, काइंड ऑफ वैसे आप समझ सकते हो उसको, है ना। अब देखो यार, ये हमारा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसको लाइक शॉर्ट शॉर्ट ना रट के घोल के पीछे ना, कि इन दोनों का डिफरेंस ये ज़रूर मिल जाएगा, या तो दो में मिल जाएगा या पाँच में मिल जाएगा। तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम मेनली आ जाते हैं, यही है कि स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ वही की रिसोर्स को कैसे ऑल्टरनेटिवली यूज़ करना, इकोनॉमी की डेफिनेशन। तो आए तो आप देख सकते हो, देखो, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मीन्स शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन ऑफ देयर डिमांड। मतलब कि रिसोर्स की शॉर्टेज, स्केर्सिटी मतलब जैसे पढ़े ना वाटर स्केर्सिटी, इवन साइंस CBS वगैरह में कभी पढ़ा होगा। तो वही कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स मीन्स शॉर्टेज, स्केर्सिटी का मतलब शॉर्टेज। हमें पता है रिसोर्सेज लिमिटेड है, राइट, तभी तो सारी प्रॉब्लम है।
इवन ओएस में भी हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो उसे कैसे बेस्टली एफिशिएंटली यूज़ करना है ना। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है हमारा, पहले आते हैं। ये हमारी जो यूनिट 1 है ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है हमारी। बाकी 2 यूनिट जो है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, बाकी की जो 2 है वो मैक्रो है। अब देखो डिफरेंस क्या है ये दोनों, बस तो आई गेस थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, लेकिन स्टिल हम अब डेफिनेशन वाइज भी देखते हुए चलते हैं। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी सच एज इंडिविजुअल कस्टमर प्रोड्यूसर। अगर देखो यार, अगर इसके नाम पे फिर चलो इसके डेफिनेशन में बन जाता है, सबसे पहले नाम पे जाते हैं। माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। माइक्रो मीन्स कि समझो कि माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे छोटे, जैसे हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, मतलब उसको इवन डीप डीप डाउन कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन मैक्रो में मतलब क्या है, काइंड ऑफ बिगर पिक्चर देखना, कि अगर आप इसको ऐसे याद करो तो माइक्रो में मीन्स हम बिग पिक्चर देख रहे हैं एज अ होल कंट्री, हम उसको एज अ एग्रीगेट सिंगल यूनिट की तरह हम उसको देखते हुए चल रहे हैं कि हमारा क्या मतलब वो हो रहा है, फ़ायदा नुकसान या जीडीपी वगैरह ऐसे बड़े बड़े टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं ना। लेकिन माइक्रो में हम क्या करते हैं, इसको इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट मतलब ऐसा वो पढ़ते हैं, इसको एग्रीगेट इकोनॉमिक मतलब यहाँ पे बहुत ही ना उसको डिवाइड कर दिया, मॉड्यूलर उसमें कर दिया, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके देन हम उसको पढ़ रहे हैं। इसको बोल सकते हैं हम क्लोजअप व्यू, है ना। ये हमारा क्लोजअप व्यू है। और जबकि ये इसको हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि ड्रोन व्यू, कि मतलब हम ऊपर से छत से हम जो फोटो खींचते हैं ना, तो ये वो दोनों व्यू समझ में आए। अब देखो उसके डिटेल में अगर हम पढ़ें तो देखो, एक इंडिविजुअल लेवल स्टडी, हम मतलब एक फर्म एक उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि मतलब एक यूज़र कैसे अफेक्ट हो रहा है इससे, मतलब समझो यूज़र की उसके मतलब एक को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन इंडिविजुअल मार्केट, मतलब कि कैसे मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो कितना इम्पैक्ट हो रहा है ना, प्राइस घट रहा है तो इंडिविजुअल मार्केट वगैरह में उसमें, मतलब अभी हम पूरे नेशन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कुछ उसकी बात कर रहे हैं काइंड ऑफ हिस्से की। इसका फोकस पता क्या रहता है, डिमांड सप्लाई, ठीक है। फोकस इज डिमांड सप्लाई, और हमारा हो गया कि एक सिंगल गुड का प्राइस क्या है, मतलब अगर चावल जो है वो 40 रुपये किलो है तो 80 रुपये किलो हो गए, मतलब या कम हो गए, उल्टा उल्टा है ना, प्राइस ऑफ गुड, एक सिंगल गुड का, मतलब गुड भी नहीं सिंगल गुड का, राइट। तो देखो अब इसमें क्या है कि इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम आर प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि भाई प्राइस कैसे डिटरमाइन हो रहा है, किस बेस पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे सिंगल उसका प्राइस आ रहा है, और एलोकेट कैसे हो रहे हैं रिसोर्सेज, है ना। समझ रहे हो भाई, मतलब लोगों की बात कर रहे हैं हम, जाके ग्राउंड लेवल पर ऐसे समझ सकते हो आप। और देखो एग्जाम्पल में क्या है, इंडिविजुअल डिमांड क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई कैसी है, वही है ना। अब मैक्रो की बात अगर हम करें तो इसमें क्या है, पूरी इकोनॉमिक की स्टडी, मतलब हम एज अ नेशन पढ़ रहे हैं उसको। एक जैसे अगर हमने अभी उसमें पढ़ा था, हमारा कौन सा सब्जेक्ट था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उसमें डीएफडी पढ़ा था ना। तो डीएफडी में डीएफडी लेवल 0 और लेवल 1 काइंड ऑफ इसको रिलेट कर सकते हो, ऑल दो डिफरेंट है लेकिन स्टिल मतलब वो भी दिमाग में आ जाए, रिलेट कर पाओ, इसलिए बस मैंने बता दिया। देखो इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड आउटपुट इन द इकोनॉमी, कि मतलब जो जनरल प्राइस ओवरऑल कैसा प्राइस चल रहा है हर एक उसका, है ना। और मतलब कंट्री के लेवल पे देख रहे हैं यार कि पूरा आउटपुट क्या आ रहा है इकोनॉमी का, जीडीपी कैसे चल रही है यार, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे चल रही है, हम इकोनॉमी पे कौन से नंबर पे आ रहे हैं, वो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गए। तो इट्स सेंट्रल फोकस इज डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। मतलब इसको हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई देख रहे हैं, हम एक एक उसकी सप्लाई देख रहे यूज़र की या एक एक उसकी गुड की, राइट। तो आई होप ये भी क्लियर हो। इसका फोकस हमारा क्या रहता है, जीडीपी, एक सॉरी सॉरी जीडीपी, इन्फ्लेशन की महंगाई कैसी चल रही है हमारी, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके ओवरऑल ग्रोथ की एज अ कंट्री हम कितना ग्रो कर रहे हैं, कौन सी, जैसे बोलते हैं ना हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वगैरह, तो काइंड ऑफ वैसे। अब अगर हम आगे देखें तो देखो, बस इसको याद करने के लिए यही रखना कि क्लोजअप व्यू है ये, और ये हमारा ड्रोन व्यू ऑफ होल इकोनॉमी होल नेशन का हमारा हुआ है। तो आई गेस बहुत ईजी है, 5 पॉइंट तो लिखे दोगे यार, इसमें 4 लिखे थे, 5 मैंने लिख दिया, फोकस डिमांड ये सब लिख सकते हो, है ना। कुछ एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल तो खैर दे ही रखा है, तो आप लिख सकते हो। अब हमारा आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नेगेटिव इकोनॉमिक्स, सॉरी नॉट नेगेटिव, नॉर्मेटिव, हाँ। तो देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक्स, सॉरी डील विद व्हाट इज, what was, and how an economic problem facing the society is actually solved। देखो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम थी, या कैसे एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो सोसाइटी फेस कर रही थी उसको कैसे सॉल्व किया गया, ठीक है। मतलब ये फैक्ट्स और रियलिटी पे बेस्ड है हमारी, ये किस पे बेस्ड है, फैक्ट्स रियलिटी, राइट। कि मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ यार कि एक एग्जांपल दूँ कि हमारे इंडिया का ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना, मतलब वो 70% है, मतलब 70% लोग जो है हमारे अनएम्प्लॉयड है। तो रेट वैसे करके बताया मैंने, है ना। तो ये क्या है, ये मैंने मतलब एक मतलब बताया कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है व्हाट इज़, और हम उसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं,
हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि मतलब कैसे ये ट्रू है या नहीं है, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन का जब एनालिसिस कर रहे हैं ना, वील कॉल इट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, है ना। अब नॉर्मेटिव की बात करें, इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, एंड हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे करनी चाहिए सॉल्व, समझ लो। ये हम बात करें कि क्या है, कैसे सॉल्व किया, मतलब प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। और जबकि हम कह रहे हैं फ्यूचर के लिए सजेशन कि यार ये हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, मोदी जी को अनएम्प्लॉयमेंट कम कर देना चाहिए, ऐसी स्कीम लानी चाहिए, वो चाहिए चाहिए वाली बात ना, कि होना चाहिए। दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या है, क्या था, कैसे सॉल्व हुआ, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आई होप इससे ज़्यादा क्लियर तो मैं नहीं समझा पाऊंगी, तो देख लेना आप, ठीक है। तो इसमें देखो हम क्या करते हैं, अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक की बात करें तो, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, देखो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है यहाँ पे वैल्यू जजमेंट करते हैं, इसमें ओपिनियंस आते हैं हमारे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। और तीसरी बात हमारी क्या होगी, ये पॉलिसी रिलेटेड है, ये कि गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बनाती है ना कि ऐसा होना चाहिए। अब देखो पीएम इंटर्नशिप स्कीम चल रही है कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए चल रही है, नई नई जॉब्स निकल चल रही है, वो किसके लिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए चल रही है। तो वो क्या होना चाहिए, तो वो इसमें आ जाता है नॉर्मेटिव, और क्या है, क्या था और कैसे सॉल्व हुआ, दैट इज इसमें, ठीक है ना। जैसे हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़े, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटा। मैंने बताया ना कि फैक्ट और डेटा पे बेस्ड है, जबकि ये ओपिनियन, वैल्यू एंड जजमेंट पे बेस्ड है, कि मतलब जजमेंट हो रहा है, ओपिनियन में हो रहा है, वैल्यूज़ क्या क्या होनी चाहिए, है ना, कि क्या होना चाहिए वो, वट इट इज़, वट वॉज, वट ऑट टू बी, वट शुड बी, वही कि। और ये क्या है, एनालिसिस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फॉर वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज, कि मतलब ये एनालाइज करता है किसको, कॉज को, कि क्या कारण क्या है, और इफेक्ट को, उसके उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब उस कॉज एंड इफेक्ट से क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ पे, उस पर। और ये क्या करता है, बस जजमेंट पास करता है जो भी इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उसके लिए, कि यार ऐसा हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट मान लो एक इशू है, इकोनॉमिक इशू, तो उस पर जजमेंट पास करे, यार ये कम होना चाहिए, कि बढ़ना चाहिए, मतलब बढ़ना तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन स्टिल ये कम होना चाहिए, क्यों कम होना चाहिए, मतलब ऐसे सब ओपिनियन जो मतलब अभी बातें टाइप है। कैन बी प्रूव विद डेटा, एज वी नो यार कि ये चीज़ जो हमारी प्रेजेंट में है इसको हम डेटा से प्रूव कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, बट इट कांट बी प्रूव विद डेटा, इसे हम डेटा से प्रूव नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने बोला, प्राइजेस आर इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, ये चीज़ क्या है, अभी प्रेजेंट में हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन निकालें तो टॉप 1 पे आ रहे हैं हम लोग, प्राइजेस जो है बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये हम वेरीफाई कर सकते हैं। बट देखो यहाँ पे मैंने बोला, ये राइजिंग प्राइजेस मस्ट बी कंट्रोल, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए, प्राइस कंट्रोल करना चाहिए। तो ये क्या है, ये मेरा सजेशन है, मेरा जजमेंट है, मेरा नैरेटिव है, मेरा ओपिनियन है, कुछ भी बोल दो इसको, ये वो है। मतलब ये कोई एक्चुअल प्रॉब्लम या कोई वो नहीं है, वट इट इज़ या वट वॉज नहीं है, और कैसे सॉल्व हो रहा है वो भी नहीं है। इट इज़ जस्ट फ्यूचर की बात, यार कंट्रोल होनी चाहिए ना। अब देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखो, एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। किसकी प्रॉब्लम है, चॉइस की। यार अगर मैं आपको ऐसे बात बताऊँ एक नॉर्मल सी, कि आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, चलो आपके पास मान लो 399 है, ठीक है। तो आप उससे क्या कर सकते हो, मान लो एक मूवी देख सकते हो, ठीक है, पार्टी कर सकते हो, है ना, या फिर आप कुछ अपने स्किल बेस्ड कुछ खरीद के मतलब पढ़ सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। अब देखो आप, अगर आपने ये चूज़ किया तो आप ये दोनों नहीं चूज़ कर रहे हो, अगर आपने ये चूज़ किया तो इन दोनों को वही है ना, सिमिलरली। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि आप क्या चूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, विच अराइजेज ड्यू टू स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब हम यार अगर हम इसमें मतलब, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, तो अब यहाँ पे पैसों की भी बातें हैं, चलो टाइम की भी तो बात है ना, टाइम और पैसा, स्टूडेंट का टाइम और पैसा कितना इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब पैसे को भी छोड़ो, टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो वो भी काइंड ऑफ रिसोर्स है। तो क्योंकि वो कम है टाइम, सबके पास 24 घंटे ही है, कौन उसे पार्टी करने में वेस्ट कर रहा है, कौन स्किल पे बेस कर रहा है, तो दैट डिपेंड्स, राइट। अगर हम देखें कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब कारण क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ क्यों रही है। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अगर स्कैरसिटी वर्ड नहीं हो रहा है ना, जस्ट राइट लिमिटेड, डोंट वरी एट ऑल, है ना। वैसे तो अब तक रट ही जाएगा, लेकिन स्टिल अनलिमिटेड वांट्स। भाई मैं चाहती हूँ यार कि 24 घंटे में तो मुझे कम पड़ते हैं यार, मुझे मूवी भी देखनी होती है 3 घंटे की, है ना, और फिर मुझे घूमना भी होता है दोस्तों के साथ 2 घंटे, और फिर मुझे पढ़ाई भी करनी है, मेरे पेपर भी आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ यार वांट्स अनलिमिटेड है यार, कोई बंदा कुछ भी चाह सकता है, राइट। तो सबके चाह, जैसे गांधी जी का कोड भी था कि देयर इज एनफ टू फुलफिल फॉर एवरीबडीज नीड बट ग्रीड, ऐसे करके कुछ काइंड ऑफ था, वो इकोनॉमी में ही था, है ना। तो समझ सकते हो इससे आप। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूज, अब रिसोर्स लिमिटेड है लेकिन उनके भी और अदर यूज भी हैं, जैसे दूध है ना, उससे दही भी बन रही है, उससे पनीर भी बन रहा है, उससे चीज़ भी बन रही है ना, तो उसके ऑल्टरनेटिव यूज़ भी हैं, ऑल तो पहले रिसोर्सेज लिमिटेड है उसके भी यूज़ है। तो इस वजह से भी ये 3 हमारी प्रॉब्लम्स आ जाती है मेनली, जो हम इकोनॉमिक में फेस करते हैं। नाउ कम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, है ना, एक बार अब पढ़ लेना, इसमें से मैंने ब्रीफ कर ही दिया है, अब लाइन बाय लाइन तो मैं पढ़ा नहीं रही। देखो सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमी,
अब देखो हमारी क्या हो गई कि ना इकोनॉमी जो है सेंट्रल प्रॉब्लम अगर हम बात करें अलग अलग इकोनॉमी की, देखो कैसे होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट सॉरी कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। यार कैपिटलिस्ट, कैपिटल समझ में आ रहा है, पैसे की बात चल रही है, मनी मनी, राइट। और इसमें देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी समझ में आ रहा है ना, कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होगा, प्लान्ड इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी आती है। तीनों के एग्जांपल लेते हुए समझते हुए चलता है। देखो कैपिटलिस्ट में हमारा क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी में हमारा क्या होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है विच ऑल मीन्स और मटीरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट विद प्रॉफिट मोटिव। मतलब यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट चीज़ें हैं, जो भी हो रहा है वो प्राइवेट हो रहा है, कुछ गवर्नमेंट वो नहीं करेगी। कुछ देखो गवर्नमेंट जो करती है वो अच्छे के लिए करती है, मतलब नो कमेंट्स। लेकिन देखो गवर्नमेंट जो भी कुछ डिसीजन लेती है, कुछ भी पॉलिसी बनाती है, कुछ भी करती है, तो वो किसके मतलब उसका वो याद है ना, हमारे इकोनॉमिक में ड्यूटी और वो सब होता है, राइट्स वगैरह, उसको देख के एक अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाती है ताकि मतलब जो है फ्री एजुकेशन मिले, सबको वो मिले, है ना, मतलब वो चीज़ें वैसे ही बनाती है, राइट। लेकिन क्या होता है कि अगर प्राइवेट होता है तो हर वो तो बिल्कुल भाई फोकस इस पे करते हैं। अभी भी लोग प्राइवेटाइजेशन पे गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि उनका मोटिव क्या रहता है कि बस हमें कैसे पैसा मिल रहा है, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए सब, हमें कैसे पैसा मिल रहा है। तो इसका अगर बहुत सही एग्जांपल देखें ना, इट इज़ यूएसए। ध्यान रख सकते हो अगर क्वेश्चन आ जाए तो। देखो प्राइवेट ओनरशिप और प्रॉफिट मोटिव इनका यही रहता है। तो यहाँ पे जो है ना मार्केट डिमांड सप्लाई डिसाइड करेगा कि व्हाट हाउ और हूँ। जो भी मार्केट में जैसे सप्लाई डिमांड क्या बढ़ रहा है किसकी, क्योंकि भाई फायदा देखना है ना हमें, हमें क्या मतलब है लोगों को चावल की ज़रूरत है क्या, नहीं। हमें तो भाई बाजरा बेचकर पैसे मिल रहा है तो हम तो वही करेंगे, बेचेंगे। भले ही अब लोग खा नहीं पा रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है उससे, कुछ भी लोग डिमांड भले ही उसकी कर रहे हैं, है ना, तो नहीं मतलब सॉरी डिमांड कर रहे हैं तो वो तो होगा, लेकिन किससे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, किसकी सप्लाई ज़्यादा है, उस बेस पर होगा, राइट। किसी उसको हम इंडिविजुअल लेवल पे फोकस ही नहीं करें। तो हाउ प्रॉब्लम सॉल्व इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इसमें देखो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इट इज़ मार्केट ओरिएंटेड और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सो द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व टू द मार्केट मैकेनिज्म। ठीक है, मार्केट के कैसे मैकेनिज्म है, क्या डिमांड क्या सप्लाई चल रहा है वही बताया ना। तो प्राइस आर इन्फ्लुएंस बाय वही डिमांड और सप्लाई। तो ये डिसाइड करता है व्हेन हाउ व्हाट हाउ और फॉर के लिए। जो ऊपर हमने तीन पढ़ा था वही प्रॉब्लम कैसे हर एक डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमी में होती है, बस वही पढ़ रहे हैं हम लोग। प्लान्ड इकोनॉमी, कि इस इकोनॉमी में क्या होता है ना कि ऑल मटेरियल्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। अब एक गवर्नमेंट आ गई इसमें वो करने, सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी हो गई। सो जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्शन थी ना कि वट हाउ और फॉर, तो वो जो है सब ये क्या लेगी, गवर्नमेंट लेगी सारे डिसीजन। तो यानी कि मतलब वो अच्छा सोच के चलेगी और वो करेगी। तो अगर हम इसका देखें, इसका एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे सब सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अच्छा बुरा तो इट डिपेंड्स, जैसे अब इंडिया की गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक है तो वो उसकी बात है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें नॉर्थ कोरिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो डिसाइड कर रही है, वो वहाँ पे वो ऐसी ही है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। अब नेक्स्ट हमारा आ गया कि उसमें कैसे सॉल्व होती है। देखो इनका ऐसे डिफरेंस भी आ सकता है, वैसे तो ज़्यादा आया नहीं है लेकिन स्टिल देख लो। इट इज़ अ प्लान्ड इकोनॉमी, ऑल इकोनॉमिक डिसीजन बट होम तो ये गवर्नमेंट लेगी, प्लानिंग के तहत होगा पूरा, है ना, और फिर ऐसे होगा। अब देखो आप बोलोगे कि यार यहाँ पे आप इंडिया भी तो बोल सकते हो तो हमारे में भी तो गवर्नमेंट होती है, नहीं हमारे मिक्सड है, मैं बताती हूँ कैसे। नेक्स्ट जो आएगा मिक्सड है, पहले देखो ये भी मतलब इसी का डिफरेंस है यार, जो जो पॉइंट्स मैंने समझाया ना आप मतलब पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट होगा ना, आप खुद पढ़ोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मिक्स्ड इकोनॉमी पे आता है फटाफट से कि मिक्स इकोनॉमी कंबाइंस द मेरिट्स एंड अवॉइड्स द डीमेरिट्स। ये क्या करते हैं, मेरिट्स को रखते हैं और डीमेरिट्स को हटा देते हैं। इसमें क्या होता है, मार्केट भी होता है और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी होती है, मतलब दोनों लेके चल रहे हैं कि फ़ायदा भी होना चाहिए और मतलब वो लोगों को भी कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। इकोनॉमिक्स मार्केट फोर्सेस और एज वेल एज सेंट्रल अथॉरिटी दोनों जो है ना रोल प्ले करते हैं। तो जो है देखो मार्केट का फोकस क्या रहता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ उसमें, और जबकि गवर्नमेंट का फोकस क्या रहता है, सोशल वेलफेयर में, है ना। तो देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ये टर्म है हमारा, तो ये समझ में आ गया होगा एक है ना। उसका फोकस रहता है सिर्फ पैसा कमाना। जबकि जैसे नॉर्थ कोरिया अगर हम देखें, नॉर्थ कोरिया यार वो नहीं है, अगर आप सोचो वो जो किम जोंग उन वाला नहीं, वो साउथ कोरिया है। तो मैं भी थोड़ा वो सोचने लगी थी एक बार कि नॉर्थ कोरिया मैंने गलत गलत तो नहीं बोला, बट आई होप ठीक है, मतलब किम जोंग उन वाला नहीं, दूसरे वाला है। तो देखो उसमें क्या होता है हमारा, इसमें हमारा सिर्फ पैसा होता है, इसमें हमारा क्या होता है, वो चाहिए बस हमें मतलब वो लोगों की हेल्प करने के लिए। लेकिन इंडिया में हमारा दोनों होता है कि पैसा भी होना चाहिए और सोशल हेल्प भी हो जाए। समझ गए होगे ना डिफरेंस और वो। अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यार मैंने अभी ऊपर बताया ना ये स्किल्स वाली बात जो मैं कर रही थी कि आपको आपके पास 399 है यहाँ पे जो है, तो आप वो क्या करोगे, तो ये इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं आपको समझाऊँ तो देखो आपके पास थे ना पैसे 399, आपने उसको फिल्म देखने में पैसे उड़ाए,
या आपने उसको कुछ मतलब कुछ भी और खाने में उड़ाया कैसे भी, या आपने उसको कुछ और अच्छा प्रोडक्टिव कुछ कर लिया। नॉट सेइंग कि यार ऐसे ही करना चाहिए, मैं एक जनरल बात बता रही हूँ। तो अगर आपने एक चीज़ को हाँ बोला है ना, तो आप सब्सिक्वेंटली बाकी चीज़ों को ना 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 कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या है हमारा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कि मैंने अगर फ्रेंड ए को बोला हाँ मैं तेरे साथ घूमने चल रही हूँ, और मैं पढ़ाई को ना बोला, तो दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अगर देखो जैसे कि 1 घंटा है मेरे पास फ्री, तो मैंने उसको क्या बोला कि मैं सोच रही हूँ यार कि चलो नेटफ्लिक्स देख लेते हैं या फिर कोडिंग कर लेती हूँ, तो मैंने नेटफ्लिक्स चूज़ कर लिया, तो मेरी अपॉर्चुनिटी क्या होगी, जो टाइम कोडिंग का गया मेरा 1 घंटा, दैट इज़ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा पीपीसी। पीपीसी यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते चलना, फ्रंटी और पीपीसी है ना। तो देखो अगर हम इस पर बात करें, मतलब इस पर क्वेश्चन आना काफ़ी हाई चांसेस हैं। तो देखो एक ऐसा कर्व है जो दिखाता है कि इकोनॉमी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम 2 गुड की कैसे कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। ये देखो इट इज़ अ बाउंड्री लाइन शोइंग दैट मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स आर विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हम 2 गुड्स को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, गुड एक्स गुड वाई। जैसे कि मान लो मैं वीट और कंप्यूटर की प्रोडक्शन लेते हुए चल रही हूँ यहाँ पे, है ना। मैं थोड़ा तमीज से लिख देती हूँ, वीट एंड कंप्यूटर की प्रोडक्शन को लेते हुए चल रही हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे दे ही रखा है, चलो राइस या ऑयल की उसमें जो है गवर्नमेंट वो कर रही है। तो अब देखो सारे रिसोर्सेज वगैरह लगा के, तो राइस और ऑयल, अब देखो एक्चुअल में तो हमें दोनों की ज़रूरत है, किसकी कितनी ज़रूरत है, मतलब काइंड ऑफ ये वही बता रहा है। इसका नाम अगर हम जाएँ तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो देखो इसको अगर हम सोचें, हम इसे मान के चलते हैं कि हमारे रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, जो कि एक्चुअल में भी हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे एजम्पशन बता रही हूँ मैं, है ना। और एजम्पशन है ना, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स रिसोर्सेज, और टेक्नोलॉजी भी हमारी फिक्स्ड है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट हमारा क्या आ जाता है कि इकोनॉमी इज वर्किंग ऑन इट्स फुल एफिशिएंसी, ठीक है। इको इज वर्किंग ऑन इट्स फुल एफिशिएंसी, हम ये सब मान कर चलते हैं। अब देखो अगर हम इसमें देखें, तो एक सेकेंड देखो, पहले हमारा वीट है, ये हमारा वीट हो गया, और ये हमारा ऑयल हो गया। कंप्यूटर नहीं, इसको हम ऑयल ही लेके चलते हैं। राइस वीट कुछ भी ले लो यार, मैंने एग्जांपल के लिए लिया था वीट और ये, तो अब राइस ही ले लो, चलो ज़्यादा सही रहेगा। 1 मिनट यार, ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। तो देखो राइट, वो सॉरी राइस नॉट राइट, और ऑयल हम इसको लेके चले। तो देखो हम इस ग्राफ में अगर देखें, ये देखो ये वैसे हमारा ग्राफ बना हुआ है, और हमने एक्स एक्सिस पे किसे लिया है, राइस को। यहाँ पे हमारा राइस आ गया, एंड यहाँ पे हमारा ऑयल आ गया, है ना। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये इसे डाउनवर्ड स्लोपिंग सा कॉनकेव कर्व बन रहा है, देखो। तो देखो अगर हम जैसे एक्स एक्सिस पे हमारा राइस है एंड इस पे हमारा ऑयल है, तो हम इसमें ऐसे क्या होता है कि अगर हम सोच रहे हैं ना कि अगर ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ेगी ना, तो हमारी जो है राइस की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, या फिर राइस की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑयल की प्रोडक्शन हमारी कम हो जाएगी। तो मतलब दोनों ये जो है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आएगा, एक के बदले दूसरा हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो वैसे कंसिडर करते हैं हम जब ये ग्राफ बनाते हैं ना, तो ये तब होता है। देखो अगर हम इसकी फीचर की बात करें, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, मैंने अभी 2 वर्ड्स यूज़ किए थे, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉनकेव। हमारा कॉनकेव का और जो कॉनकेव वर्ड यूज़ किया था, देखो पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग अगर मतलब समझे, तो एक गुड अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो दूसरे गुड की प्रोडक्शन हमें कम करनी पड़ती है। देखो अब इसमें अगर हम देखिए सीधा ओरिजिन पे जा रहे हैं ना, कॉनकेव टू ओरिजिन, तो इसका वो क्या है, क्योंकि हमें पता है रिसोर्सेज जो है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं ना हर गुड के लिए। और क्या होता है, जैसे जैसे एक गुड की प्रोडक्शन बढ़ी, दूसरे का सेक्रीफाइस हो रहा है, दैट्स वाई ग्राफ ऐसा है ना। अगर हम इसकी थोड़ा और बात करें ग्राफ की, तो देखो 1 मिनट हाँ, तो देखो यार, ये मैंने पीपीसी और अपॉर्चुनिटी को उससे बता ही दिया है ना। अब देखो अगर हम इसे इसमें एग्जांपल टाइप देखें, तो कमोडिटी ए कमोडिटी बी, ऊपर भी ये बना हुआ है, और उसकी मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी कमोडिटी ए की। तो हमने जैसे इसका सम कर लिया, और उसको माइनस किया, टोटल में से इसको माइनस किया तो हमारा 1 आ गया, टोटल में से इसको माइनस किया तो हमारा ये आया, है ना। ऐसे करके इसकी मार्जिनल कॉस्ट आ गई। बट ये देखो ये हमारा जैसे ये है, कमोडिटी ए इधर है, कमोडिटी बी इधर है, तो ये क्या है हमारा पीपीसी। और ये जो इसकी ग्राफ अगर हम बात करें, तो हमारे जो ग्राफ के अंदर वाला पॉइंट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब वो क्या होता है हमारा, वो होता है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, मतलब रिसोर्सेज की अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है। और जबकि हम अगर ग्राफ के ऊपर के पॉइंट की बात करें, कर्व के ऊपर के पॉइंट की, तो दैट इज़ एफिशिएंट यूज़। और अगर हम कर्व के पॉइंट के बाहर की बात करें, तो हमारा क्या होता है, अनअटेनेबल विद करंट सोर्सेज की, मतलब हमारे पास जो अभी रिसोर्सेज है ना, तो वो हमारे अनअटेनेबल है
मैं क्या बोल रही हूँ, अनअटेनेबल। तो एनीवेज देखो यार, पीपीसी का मैंने बता दिया डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। तो इन अ फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी मोर ऑफ वन गुड्स कैन बी ऑब्टेन बाय गिविंग अप द प्रोडक्शन ऑफ जो दूसरा गुड है, अदर गुड्स। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ एट अ गिवन टाइम विद गिवन रिसोर्सेज। मतलब अगर हमें कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज दे रखे तो उससे एक की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो दूसरे की ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, राइट। तो अब देखो अगर हम इसका देखें, हाँ देखो अगर हम इसे ए बी सी डी मार्क है ना, इसमें इस वाले में नहीं ऊपर वाले में मार्क है। तो अगर ये देखो अंडर यूटिलाइजेशन जो मैं बोल रही थी ना, वो ग्राफ के थ्रू बताती हूँ अभी। तो देखो शेप ऑफ प्रोडक्शन कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, यही मैं बताती हूँ कॉनकेव है ओरिजिन से। तो देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ अदर कमोडिटी हैज बीन फॉरगॉन इन द ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फर्स्ट। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई ना, अगर हम बी पे ज़्यादा फोकस करें तो ए पर जो है हमारा वो हो जाएगा कम। तो जैसे एक डॉक्टर, वही एग्जांपल है ये, कि अगर वो 5 लाख अर्न कर रहा है तो देयर आर 2 अल्टरनेटिव फॉर हिम। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन कर ले बैंगलोर में जो 4 लाख दे रहा है एनुअली, है ना, और या फिर ओपनिंग अ क्लिनिक इन हिज होम माइसोर एंड अर्निंग 3 lakhs। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन ज्वाइनिंग इन बैंगलोर, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इम्प्लाइज पीपीसी। अच्छा ये तो अलग अलग है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी उसकी, अगर वो मतलब गवर्नमेंट ज्वाइन करता है तो उसकी दूसरे वाले उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, राइट। और देखो ये क्या, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इम्प्लाइज एट पीपीसी इज कॉनकेव, कि जैसे जैसे हमारी जो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है तो वो बताता है हमारा एक कॉनकेव है ना। तो अगर हम देखें तो वही इसमें डेफिनेशन टाइप दे रखी है मार्जिनल क्या होती है हमारी, कि अमाउंट सेक्रीफाइस्ड फॉर द अदर गुड पर यूनिट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड इन क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट, एक सेकेंड, हाँ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका हम देखें तो एवरी पॉइंटर पीपीटी लाइक ए बी सी डी ये जो था इंडिकेट्स फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो ऊपर मैंने बोला ना ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट है, ये हमारे ए बी सी डी ई करके जो ग्राफ की इसी सॉरी ग्राफ नहीं यार, कर्व के ऊपर जो हमारे पॉइंट है, इस कर्व के ऊपर जो भी हमारे पॉइंट है ना, ये ए बी सी डी, मतलब वो ठीक से दिख नहीं रहा है, लेकिन जो भी ये पॉइंट्स है ये क्या है हमारे, ये हमारे कि मतलब ये बता रहे हैं कि मतलब जो हमारा फुल एफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके जो अंदर है देखो, अगर जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट है क्या, है नहीं, लेकिन अगर इसके अंदर वाले जो पॉइंट होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इट इज़ शोइंग कि वो जो है हमारा अच्छे से जो है वो नहीं हुआ है, कि मतलब अंडर यूटिलाइजेशन है। ग्राफ के ऊपर अगर है डॉट 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 तो वो क्या है फुल यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन अगर वो मतलब उसके अंदर है इनसाइड है, और अगर वो बाहर है तो मतलब अनअटेनेबल है, ठीक है ना। जैसे पॉइंट अगर एच ले ली, यहाँ पे ना बना नहीं है ठीक से, लेकिन मैं बता रही हूँ बना कि यहाँ पे मान लो एच कोई पॉइंट था, तो ये क्या अनअटेनेबल में आ रहा है, मतलब उस रिसोर्स से वो पॉसिबल ही नहीं है बनना। सो आई होप क्लियर हो गया होगा इससे। देखो हाँ यहाँ बना हुआ है कि ए बी सी डी, ठीक है, एच पॉइंट हमारा इधर आ रहा है और जी पॉइंट हमारा इधर आ रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ फुल रिसोर्सेज, और ये फुल एफिशिएंट यूज़ हम कर पाए हैं। तो अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है थ्योरी ऑफ डिमांड। इस पर भी ज़रूर से क्वेश्चन आता है डिमांड क्या है, व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट हमारा आता है लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हमारा क्या आता है कि मतलब एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक होता है उस पर भी। तो हम सबसे पहले समझते हैं डिमांड क्या है। अब आप बोलोगे कि यार कि मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन है, वो डिमांड नहीं है, वो डिज़ायर है आपकी। डिमांड हमारी इकोनॉमी में मतलब हम जनरल लेवल में कुछ भी बोले कि ये डिमांड कर रहे हैं, हम ये डिमांड कर रहे हैं, बट एक्चुअल में डिमांड का मतलब हमारे में कुछ और होता है। तो अगर मैं फर्स्टली एक चीज़ लिख दूँ यहाँ पे कि डिज़ायर इज़ नॉट इक्वल टू डिमांड, तो ये बात ट्रू है ना। आपको पिज़्ज़ा खाने का मन है नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग। आप डिमांड उसकी कर रहे हो या नहीं, ये अलग बात है। देखो डिमांड रेफर्स टू कमोडिटी, रेफर्स टू अ क्वांटिटी दैट अ कस्टमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। मतलब विलिंग तो है ही, चाह तो रहा है, एबल टू बाय। मान लो आपके पास पॉकेट मनी मिली आपको, है ना, 4,000 रुपये पॉकेट मनी मिली और उससे आपने एक ट्रिप पे उड़ा दिया। अब आपके पास सिर्फ 200 रुपये बचे मान लो, या 200 रुपये आपको और मिले। 200 में से अगर मुझे मान लो 500 का कोई कोर्स खरीदना है, मेरा बहुत मन तो है उसे खरीदने का, लेकिन पैसे की कमी है मेरे पास, 300 रुपये मेरे पास कम है उसमें। तो वो क्या है कि मैं मतलब मैं उसको चाह रही हूँ खरीदना, लेकिन आई एम नॉट एबल टू बाय इट बिकॉज आई डोंट हैव इनफ मनी फॉर दैट, राइट। तो मतलब कि एक तो डिज़ायर भी होनी चाहिए, प्लस मतलब विलिंगनेस तो हुई हो एंड यू आर एबल टू बाय इट। तो देखो यार अगर यहाँ पे जैसे हम देखें तो, और हाँ मतलब वो जो है मार्केट में होनी भी चाहिए वो चीज़, और पर टाइम यहाँ पे हमने टाइम और इसको भी जोड़ दिया कि देखो डिज़ायर, सफिशिएंट परचेजिंग पावर, विलिंगनेस टू स्पेंड, मतलब पैसे खर्चने की वो भी होनी चाहिए। मान लो आप यार मेरे पास जो है ना 2 करोड़ रुपए पड़े हैं, ठीक है, और लेकिन मतलब जो है मेरा मन भी है लैंड खरीदने का, लेकिन मेरे ना मतलब मैं बहुत कंजूस हूँ और मेरे से ना जो है मतलब वो पैसे ही नहीं खर्च हो रहे, तो मतलब विलिंगनेस टू स्पेंड भी हमारा होना चाहिए, है ना। तो देखो विलिंगनेस टू स्पेंड, इवन टाइम भी होना चाहिए और उसका प्राइस भी वो होना चाहिए जितना मैं चाह रही हूँ या जैसा भी है,
ठीक है। तो देखो क्वांटिटी डिमांड पे करें तो रेफर्स टू अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो मतलब किस प्राइस पे हम खरीद रहे हैं तो उसको क्वांटिटी डिमांड कहते हैं, है ना, कितना हम खरीदना चाह रहे हैं, एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी एक स्पेसिफाइड प्राइस पे, तो हम उसको ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आ गया इंडिविजुअल डिमांड, कि मतलब एक इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड क्या है एक गिवन प्राइस पे, कि मतलब अगर हम उसको सस्ता कर रहे हैं या महंगा कर रहे हैं तो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, चलो वो तो आगे देखेंगे। लेकिन इंडिविजुअल डिमांड क्या है कि द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल, नाम से समझ में आ रहा है ना, इंडिविजुअल कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस, एक फिक्स प्राइस पे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वो हमारा क्या है इंडिविजुअल डिमांड है। नेक्स्ट आ गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब ये क्या नया नई बला है, तो देखो इट इज़ अ टेबल, ये क्या है एक टेबल है शोइंग वेरियस लेवल ऑफ क्वांटिटी, क्या कर रहा है बहुत सारे लेवल दिखा रहे हैं क्वांटिटी के, डिमांडेड जो जो डिमांड की गई है एक प्रोडक्ट की, तो दैट एन इंडिविजुअल कस्टमर इज विलिंग टू बाय एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू, एक सेकेंड, कॉरस्पॉन्डिंग टू हमारे ईच, मतलब हर एक उसके लिए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे टेबल बना दूँ, ठीक है ना, तो उसमें मैं लिख दूँ कि हाँ कंज्यूमर ए ने डिमांड की, है ना, मतलब कितनी क्वांटिटी डिमांड की है, ए की मान लो 50 डिमांड कर रहा है ना कुछ, मान लो ए मान लो पेन है एक, और बी की वो जो है वो 100 डिमांड कर रहा है, एक भी मान लो कॉपीज ऐसे करके, तो एक टेबल टाइप हमने इसको टेबुलर फॉर्म में बना दिया, उसमें मैंने वेरियस लेवल बना दिए क्वांटिटी की, वो कितना डिमांड चाह रहा है उसके लिए, तो मतलब शेड्यूल का वही है। ऑल दो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, देखो हाँ ये बना हुआ है कि प्राइस क्या है उसका और उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या है, मतलब मैंने तो ए बी लिखा था ना, लेकिन यहाँ पे हम प्राइस लिखते हैं कि कितने प्राइस था और कितनी उसकी क्वांटिटी हमारी डिमांड है। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, भाई अब उसको कर्व में हमने वो कर दिया पोर्ट्रे, तो इस कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, जो हमने टेबल बनाया था ना उसी से हमने बना दिया इसको, देखो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, इसका ग्राफ बना दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हाँ समझते चलो यार, कहीं इनकेस आगे जरूरत पड़ेगी तो ज़्यादा है कि क्लियर रहे बेटर रहे, है ना। देखो इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द क्वांटिटीज। अब इसमें देखो मार्केट में क्या है, अभी तो हम एक बंदे की समझ रहे थे डिमांड क्या है, लेकिन मार्केट में सब कंज्यूमर टोटल कितना डिमांड कर रहे हैं एक गिवन प्राइस पे, तो इट रेफर्स टू द sum total of the quantities demanded by all the individuals households in the market is a given price and a given point of time, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे मैं आज 11 बजे की बात करूँ तो कितने लोग जो है डिमांड कर रहे हैं और कितना मतलब वो करना चाह रहे हैं, समझ रहे हो, ऐसे करके कितने प्राइस पे कितने लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, दैट इज वो मार्केट डिमांड। अब वही मार्केट डिमांड शेड्यूल उसी का टेबल पोर्ट्रे कर दिया, ए बी सी में कंज्यूमर मार्केट डिमांड हमारी क्या ये है ना, ये एक पर्टिकुलर 1 रुपये का था तब 11 लोग मांग रहे थे, 2 का हुआ तो 9 मांग रहे हैं, है ना। तो अब देखो मार्केट डिमांड कर्व, वही इसको कर्व में पोर्ट्रे कर दिया, ये आता नहीं क्वेश्चन लेकिन देखते चलो। तो देखो यार कि डिमांड फंक्शन, ये हमारा डिमांड फंक्शन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि मतलब एक डिमांड फंक्शन, जैसे हम इवन मैथ्स वगैरह में फंक्शन करते हैं ना कैलकुलेट करके देते हैं हमें कुछ, तो ये कितने डिटर्मिनेंट है डिमांड की डिमांड फंक्शन में कैलकुलेट करके देगा। तो अगर हमें इंडिविजुअल डिमांड देखना है तो उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, वही प्राइस वगैरह है ना, टाइम और वो सब। देखो पी एक्स हमारा क्या है, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, तो मतलब क्या है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल विद द राइस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इट डिमांड्स कॉन्ट्रैक्ट। हमारे क्या होता है ना, जैसे किसी उसका प्राइस बढ़ता है, राइज इन प्राइस, इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट विद द फॉल ऑन इट्स प्राइस एंड द डिमांड एग्जिस्ट, कि मतलब क्या हुआ, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फिर से प्राइस गिर गया, फिर से डिमांड बढ़ गई। तो ये काइंड ऑफ हम लॉ ऑफ डिमांड के उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखो कि पी एक्स हमारा ये है, ठीक है, पी आर हमारा क्या है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, की मतलब उससे रिलेटेड गुड का प्राइस क्या है, जैसे सब्सिट्यूट गुड, जैसे कि सब्सिट्यूट गुड्स आर दोज गुड विच कैन बी इंटरचेंज फॉर यूज, ठीक है, जैसे कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन गुड, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर, लाइक चाय और कॉफ़ी है हमारा, ये हमारे कैसे एक दूसरे के सब्सिट्यूट गुड है, मतलब यार अगर चाय महंगी हो रही है तो लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट कर जाएंगे, वैसे ऐसे पॉसिबल नहीं है, बट एक हाँ एग्जांपल अगर हम लेके चले कि हाँ ऐसा होता है ना, लोग जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे। अब देखो अगर हम इसमें आगे देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी एक टाइप के हमारे गुड्स होते हैं। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कॉम्पीट विद द डिमांड ऑफ फॉर ईच अदर, increase in price of one good causes demand in decrease in demand of the other good, like पेट्रोल और कार का, जैसे इसमें से एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, जैसे कि मान लो पेट्रोल का प्राइस बहुत बढ़ गया तो पेट्रोल वाली कार की डिमांड जो हमारी कम हो गई, या पेट्रोल वाली कार का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल की डिमांड हमारी कम हो गई, काइंड ऑफ इसको ऐसे समझ सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो साथ साथ में आते हैं ना। अब देखो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर की हमारी इनकम क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा ऑब्वियसली ना, कि चेंज इन द इनकम ऑफ कस्टमर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस एंड फॉर डिफरेंट गुड। देखो यार एक गरीब इंसान है, ठीक है, तो वो मतलब पहले जो है ना वो 20 रुपये किलो चावल लेता था, ठीक है, लेकिन अब उसके पैसे जो है ना बढ़ गए, उसकी सैलरी मान लो 5,000 थी और अब उसकी सैलरी हो गई
6,000, उसको 1,000 का बोनस मिल गया या उसका प्रमोशन हो गया। अब वो कहते हैं मैं पहले तो 20 वाले चावल खाता था, अब मैं 30 वाले खाऊंगा, है ना। तो उससे हमारा क्या हुआ, ये इसकी मतलब ये मतलब ये भी इसने इन्फ्लुएंस करा कि बाकी डिमांड से का वो 20 वाले की जगह 30 वाले चावल की डिमांड कर रहा है ना। तो देखो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स विच हैव पॉजिटिव रिलेशन विद इनकम। कि मतलब नॉर्मल गुड्स को अगर हम बोले तो मतलब जैसे जैसे बंदे की इनकम बढ़ेगी वो भी प्राइस मतलब उसका भी डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। देखो इट मीन्स व्हेन इनकम राइजेस डिमांड फॉर नॉर्मल गुड प्राइसेस टू, मतलब उनको नॉर्मल गुड की कैटेगरी मार सकते हैं, हम सामान की बात कर रहे हैं ना। इनफीरियर गुड में आ गए विच हैव नेगेटिव रिलेशन, विच मीन्स इट मीन्स लेस डिमांड एट हायर इनकम एंड वाइस वर्सा। अगर हम इनका एग्जांपल लेते चले, देखो यार इनफीरियर गुड्स में क्या है कि मतलब उसकी डिमांड अगर बंदे की इनकम बढ़ गई ना, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्फीरियर गुड्स में मान लो 20 रुपये वो 20 वाले चावल खा रहा था, तो इसकी डिमांड तो कम होगी ना, अब इसकी बढ़ गई, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़े वो 30 वाले पे शिफ्ट कर गए, तो ये इन्फीरियर गुड में आ गया, ये हमारा नॉर्मल गुड में आ गया कि जो भी है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हो गया कि डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज ऑल्सो डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कि मतलब क्या उसका प्रेफरेंस है, वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, एक्चुअली आई गेस ये टेस्ट होना चाहिए था, ये टेस्ट लिखा हुआ है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की मतलब वो उसी हिसाब से डिमांड करेगा, राइट। अब देखो एक्सपेक्टेशन क्या है, इन अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट इन कंज्यूमर expects, ये आई गेस सिर्फ होना चाहिए, if consumer expects a significant change in the availability of a concerned commodity in the near future, मतलब उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है, एक मिनट, ठीक है ना। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वही बताती है ना कि मान लो आजकल कुछ ट्रेंड में चल रहा है इंस्टा पर कुछ, तो वही लोग जो है वो खरीदना चाह रहे हैं, तो मतलब उनकी प्रेफरेंस उस वजह से भी हो गई। एक्सपेक्टेशंस भी हमारा अगर हम देखें तो अगर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ फ्यूचर एक्सपैंड हो, सॉरी फ्यूचर में इसकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी, तो हमारे जो है सॉरी फ्यूचर में अगर इसका प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है, तो भी उस पर भी मतलब हो जाता है। जैसे यार मान लो कोई इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि मान लो यार कि मतलब पेट्रोल है उसका प्राइस अगर बढ़ रहा है, मतलब लग रहा है कि यार महंगाई हो रही है, पेट्रोल का प्राइस जो है हमारा बढ़ने वाला है, बढ़ जाएगा, तो उसकी सडनली डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो वही, अब जैसे कि यार अब iPhone 17 आया है ना, तो पुराने वाले मॉडल पे डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जो नया वाला है उसके लोगों को पता डिमांड हो जाएगी इंक्रीज, तो ऐसे एक्सपेक्टेशन में आ गया। नाउ कम्स लॉ ऑफ डिमांड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है ना, तो अच्छे से सुनना है इसको। लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार। देखो लॉ ऑफ डिमांड मतलब डिमांड का लॉ, कि मतलब कैसे जो है, मुझे याद है हमने लॉज पढ़े थे फिजिक्स वगैरह में, तो कैसे कैसे रिलेशन होता है उसका हम वही पढ़ रहे होते थे ना। तो देखो अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी चीज़ें मान के चल रहे कांस्टेंट है, तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वालिटी डिमांडेड एंड वाइस वर्सा। कि मतलब अगर हम इसका जैसे बनाएं तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्या है उसका नाम, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिमांड, ये इन दोनों का रिलेशन होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड उसकी कम हो जाएगी। आई नो बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि यार नहीं नहीं यार हर चीज़ में थोड़ी ऐसा होता है, एक्सेप्शंस भी हैं इसके, हम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। देखो यार अगर मान लो कुछ चीज़ सस्ती हो रही है तो उसकी डिमांड जो ऑटोमेटिकली हमारी बढ़ जाती है। और यहाँ देखो हमारे डिगर का डिमांड शेड्यूल एंड कर्व, ठीक है ना। तो क्या वो प्राइस 1 रुपये था तो 50 लोगों ने 50 यूनिट तक खरीदे, उसकी 2 रुपये हुआ तो कम होते गए लोग, 3 रुपये हुआ 30 रुपये हो गया, 30 यूनिट बिकी, 4 पे 20, 5 पे, जैसे मतलब देख रहे हो ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, और अगर हम इसमें ऐसे ऊपर से नीचे जाए ये बढ़ रहा है तो ये कम होता जा रहा है ना। अब देखो एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, हम क्या मान के चलते हैं इसमें, देखो कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर आर फिक्स, कि मतलब कस्टमर एक ही चीज़ चाह रहा है, कुछ वो मतलब और कुछ नहीं चाह रहा, सिर्फ एक ही चीज़ वो चाह रहा है, उसकी प्रेफरेंस जो है वो कांस्टेंट रह रही है, बदल नहीं रही है। जैसे आजकल ट्रेंड आ रहा होता है तो कौन से कपड़े फिर डिमांड में आ जाते हैं, कौन से नहीं आते, वो हम उसको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं कि नहीं नहीं यार लोग शर्ट ही पहनेंगे, ठीक है। अब देखो प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड नॉट डू नॉट चेंज, हम मान के चल रहे हैं कि जो रिलेटेड गुड है, मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था ऊपर ही कि उससे रिलेटेड गुड है, जैसे मतलब चाय कॉफ़ी बाकियों के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब वो सब्सिट्यूट गुड होगा, लेकिन हाँ मतलब काइंड ऑफ रिलेटेड गुड उसके प्राइस चेंज नहीं हो रहे। देर इज़ नो चेंज इन इनकम ऑफ गुड, मतलब हम कह रहे हैं कि उसकी इनकम भी नहीं बढ़ रही, ये सब हमारी अजम्पशंस हैं, ताकि हम लोग अच्छे से अगर हम इसे लॉ बोलें कि हाँ मतलब ऐसा ही होता है, लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। कस्टमर डू नॉट एक्सपेक्ट इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी इन द नियर फ्यूचर, कि मतलब कोई चेंज एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा, उसको लग रहा है कि इतने ही रहेगा, मतलब पेट्रोल जो है वो अगर जितने का भी बिक रहा है उतना ही बिकता रहेगा। तो देखो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ डिमांड, इसमें देखो अब एक्सेप्शंस भी आती है हमारी, कि एक्सेप्शंस ऑफ क्या आ गई, मतलब एक्सेप्शंस ऑफ लॉज कैसे हो गया कि जैसे कि ना इसमें यार वो होते हैं
तो 3 ही लिखे हुए हैं, लेकिन और भी चीज़ होती है, मैं बताती चलती हूँ। देखो, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, कि मतलब दीज गुड आर डिमांडेड ओनली बिकॉज, हाँ मतलब जैसे जो कुछ होते हैं ना, अगर आप बात करो कि गोल्ड, गोल्ड हमारा बिकता है किस लिए भाई? शो ऑफ के लिए। डायमंड हमारा किस लिए बिकता है? यार मुझे उसने डायमंड की रिंग दी, तो ये किस लिए बिक रहा होता है भाई? क्योंकि ये महंगे हैं। अगर ये सस्ते हो जाए ना, 10-10 रुपए किलो गोल्ड मिलने लग जाए, तो आई डोंट थिंक कि कोई शादी में, मतलब ये क्या होता है ना, शान और शौकत दिखाने के लिए काइंड ऑफ वैसा, कि ये खरीदते इसलिए क्योंकि प्राइसेस आर वेरी हाई। अगर प्राइस फॉल होगा तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी। अब आईफोन लोग क्यों खरीदे? लोग क्यों पागल हो रहे हैं? एक तो दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम खरीद सकते हैं, हम वो है ना, तो उसके लिए भी। तो ये क्या है? आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है गिफिन गुड, मतलब इन्फीरियर गुड्स, जिसमें जो है ना, जिसका प्राइस गिरने पर डिमांड भी गिर जाती है। जैसे देखो, गिफिन गुड्स आर हाईली इन्फीरियर गुड्स शोइंग अ वेरी नेगेटिव इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस कम्युनिटी फॉल्स एंड देयर डिमांड ऑल्सो फॉल्स। अगर उसका प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। हमने ऊपर पढ़ा था ना, एक्सेप्शन में क्या था हमारा, कि प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। यहाँ पे उल्टा, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया हमारा, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के ऊपर पढ़ा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये उसका एक्सेप्शन हो गया, कि मतलब जहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे बढ़ने पर कम हो रहा था, नहीं यहाँ पे बढ़ने पे बढ़ रहा है, कम होने पे कम हो रहा है। तो इस केस में हम लोग आ गए हैं, बिट एक्सेप्शन में किया हो गया है। ठीक है ना? ग्रिफिन गुड का ये समझ में आ गया हो जो भी मैंने बताया। देखो अगर इसका एग्जांपल लूँ मैं, कि देखो जैसे कि क्या हो सकता है, कि मान लो कुछ स्टेपल फूड टाइप, मान लो चावल मान लो। तो अगर चावल की जो है ना प्राइस गिरने लगते हैं, तो लोग सोचेंगे कि भाई मतलब चावल जो है, मान लो वो जैसे मैंने बताया 10 रुपये किलो चावल मिलने लग गए, तो लोग मतलब तो चीप टाइप समझ लगेंगे काइंड ऑफ, वैसे अगर आप समझ सकते हो तो वैसे। एक मिनट, मतलब ऑब्वियसली बेटर वाली जो हमारी क्वालिटी, उसकी डिमांड हमारी बढ़ने लगेगी और 10 रुपये वाले की कम हो जाएगी। तो काइंड ऑफ वैसे कि लोग उसे चीप और मतलब सोचेंगे इसकी तो कोई क्वालिटी नहीं है, इससे बेटर हम वो वाले खरीद ली। तो अब देखो नेक्स्ट हमारा कैसे आ गया, इरेशनल जजमेंट, कि मतलब लॉ ऑफ डिमांड फेल्स टू फेल्स व्हेन कस्टमर जजेस क्वालिटी बाय इट्स प्राइस। कि हाँ ये चीज़ हम जनरली करते हैं ना यार, कि देखो मैंने 2 चीज़ें खरीदने गई हूँ, ठीक है, और मान लो कि एक टॉप है, वो मेरी है मतलब 1000 रुपये की, और दूसरी टॉप है 2000 की। तो मैं सोचूंगी यार ये 1000 वाली का लग रहा है कपड़ा बेकार होगा, और 2000 वाली का अच्छा होगा, है ना, थोड़ी ड्यूरेबल भी रहेगी और थोड़ी बेटर भी रहेगी, तो मैं इसे खरीद लूंगी। जबकि हो सकता है बेटर इसका था, बस ये ट्रेंड में चल रही थी इसलिए 2000 की बिक रही है, इसकी डिमांड है इसलिए। तो मतलब ये इग्नोरेंस या इरेशनल उनका जजमेंट बिहेवियर, ये कभी कभी जो है ना हम उसको प्राइस से जज कर लेते हैं कि महंगा है तो यार बढ़िया होगा, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है ना, वो वाला फैक्टर भी आ जाता है कि उसकी वजह से भी प्राइस बढ़ता है और डिमांड बढ़ती है। एक और चीज़ होती है, मतलब चलो हाँ ये इसी में आ जाता है वैसे तो, लग्जरी वगैरह, कि लग्जरी और जो हमारे वो गुड्स होते हैं। और एक और चीज़ जो थी फोर्थ वाली, वो गई हमारी, सॉरी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। कि मतलब देखो क्या हो सकता है ना, देखो अगर लोगों को लगता है कि इसका प्राइस बढ़ेगा तो आज ज़्यादा खरीद लेंगे, तो उससे भी क्या होता है, प्राइस बढ़ा, डिमांड बढ़ी, या फिर डिमांड बढ़ी प्राइस बढ़ा। यार जैसे कि कोरोना हुआ था अभी, जब जो है, आई गेस पता नहीं क्या, कोरोना में जैसे कितना सामान महंगा मिल रहा था, मान लो सेम ही 40 का सामान 100 का भी मिल रहा होगा, तो भी लोग खरीदे क्योंकि लोगों को पता है भाई कल हो सकता है मिले भी ना। तो वो एक्सपेक्टेशन, वो खुद से जो एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी वजह से एकदम से होता है ना कि यार प्याज की डिमांड बढ़ गई, वो क्या, तो ये सब इसकी वजह से भी हो जाता है कि लोग फिर जब सस्ते मिल रहे हैं तो फटाफट खरीद के रख लेते हैं, या फिर मतलब खरीदते हैं, इसकी वजह से भी डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो भी प्राइस बढ़ जाता है ना। अब देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, इसमें देखते हैं। देखो अब हमारा क्या है कि देखो क्वांटिटी डिमांड में क्या है कि चेंज, मतलब चेंज इन डिमांड को हम दो उसमें बांट सकते हैं। एक तो हमारा क्या हो गया कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, कि मतलब मूवमेंट अलॉन्ग विद द डिमांड कर्व, की कैसे डिमांड कर्व के थ्रू मतलब मूवमेंट हो रही है हमारी। और इसमें क्या हो गया कि डिमांड में शिफ्ट क्या हो रहा है, चेंजेस इन डिमांड इटसेल्फ। देखो क्या होता है कि व्हेन ड्यू टू चेंज, जब चेंज की वजह से मतलब अगर हम इसे समझे सिर्फ प्राइस चेंज की वजह से ही मूवमेंट हो रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्वांटिटी डिमांड की तरफ, कि मतलब इसमें क्या हुआ कि हमारा प्राइस बढ़ा, है ना, तो जो एक्सपेंशन थी डिमांड की वो कम हो गई। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू इट्स फॉल इन इट्स ओन प्राइस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। मतलब डिमांड बढ़ना, एक्सपैंड होना, कि मतलब डिमांड जो है क्वांटिटी की डिमांड बढ़ी, तो क्या हुआ जब उसकी प्राइस में कमी होने की वजह से। और डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन नाम समझ आ रहा है ना, कि मतलब फैल गया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, श्रिंक हो गया। तो वही है कि मतलब प्राइस कम हुआ तो वो बढ़ गई, और वो हुआ तो क्वांटिटी में कैसे फर्क आई ये उस पर है। अब इस केस में हमारा क्या हो रहा होता है कि द एंटायर डिमांड शिफ्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड, पूरा जो है ना अपवर्ड डाउनवर्ड हो रहा होता है। तो दिस टाइप ऑफ चेंज टेक प्लेस व्हेन क्वांटिटी डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी। मतलब किसी और फैक्टर की वजह से हमारा चेंज हुआ, यहाँ पे डायरेक्टली प्राइस की वजह से हो रहा था,
तो क्या है कि मतलब ये नॉन प्राइस फैक्टर, मतलब प्राइस तो नहीं हम कंसिडर कर रहे। या जैसे कि इनकम हो गया, या सब्सटीट्यूट गुड, जैसे चाय वाला कॉफ़ी वाले ऊपर एग्जांपल देगा, सब्सटीट्यूट गुड हो गया। या फिर किसी और की, मतलब कि हाँ ट्रेंड वाला जो बताया ना, ट्रेंड, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, उसमें कुछ चेंज आ गया, तो उसकी वजह से अगर नॉन मनी वाले फैक्टर की वजह से बढ़ता है, तब हम इसके वो होता है, ठीक है। उसको ये जो चेंज होता है उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड। तो इट डिक्रीज द डिमांड, और व्हेन डिमांड राइजेस इट कॉल्स इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है ना। कि मतलब उसको हमने ऐसे, आई होप समझ में आ गया हो। अब देखो एक ये होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में, ये हमारा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड जो भी पड़ा ऊपर, तो देखो ऐसे बड़ा बना हुआ है हमारा ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कि इसका जो है ना कर्व हमारा कैसा जा रहा होता है। देखो यहाँ पे टेबल दे रखा है कि हमारा प्राइस क्या था और क्वांटिटी क्या थी। जब 10 रुपये का था तब एक नहीं खरीदी, एक बस क्वांटिटी उसकी हुई, और जब 10 का था तो वही, मतलब वो प्राइस और उसका जो लॉ ऑफ डिमांड का इन्वर्स फैक्टर था ना, कि वही चीज़ है। तो देखो इसका ये ग्राफ ऐसे बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, समझ रहे हो, कि जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे ये हमारा कैसा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द डिमांड ड्यू टू डिक्रीजेज ड्यू टू इट्स राइज इन प्राइस। सेम वही चीज़ है ये भी, बस यहाँ पे मैं से कॉन्ट्रैक्शन बोल रहा है ना। तो ठीक है, एक्सपेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, इसको पढ़ लेना एक बारी। नेक्स्ट हमारा आता है डिमांड। अब इसका देखो, इसमें ना हमारे कर्व बनते हैं, देखो इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, तो इंक्रीज़ किसकी वजह से हो रहा है, इनकम इंक्रीज़ हो गया, सब्सिट्यूट का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री का हो गया, टेस्ट प्रेफरेंसेस, या फिर एक्सपेक्टेशन टू राइज इन, मतलब वही, मतलब कि उम्मीद लगा रहे कि यार इसका प्राइस बढ़ सकता है, तो लोगों ने फटाफट खरीद लिया। फेवरेबल चेंज इन पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन बढ़ गई, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में चेंज आ गया, जैसे कि मतलब प्राइस भी 10 था और क्वांटिटी भी उसके हिसाब से हो गई। तो ये ऐसे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वही, ये डिक्रीज इन डिमांड की मतलब ये डिक्रीज हो रही है, वहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, वही चीज़। नेक्स्ट इसमें भी डिफरेंस है, एक बार खुद से रीड कर लेना फटाफट। तो देखो, रिलेटेड गुड प्राइस एंड अफेक्ट डिमांड्स फॉर कमोडिटी, क्रो क्रोज प्राइस इफेक्ट्स। अब देखो इसका क्या है कि रिलेटेड गुड का प्राइस, की जो हमने ऊपर जो पढ़ चुके हैं कि सब्सिट्यूट गुड्स, चाय कॉफ़ी वगैरह, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल, कार, है ना। तो वैसे ही जो है ये रिलेटेड गुड्स का प्राइस कैसे जो है वो और उसको इम्पैक्ट करता है। तो ये ऊपर मैं पढ़ाई चुकी हूँ यार, एक बार देखना आप ज़रूर से इसको। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड, और उसका ग्राफ बना रखा है हमारा। तो हमारा क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ चेंज इनकम, इफेक्ट ऑफ चेंज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर ऑन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, कि मतलब कि जो इनकम का चेंज हुआ, अभी ये ना डिटेल में जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ ना। तो डिटेल में आप खुद से पढ़ लेना, मैंने ब्रीफ में तो बता ही दिया है। अभी हमारा फटाफट से हम मेन टॉपिक पर जाते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एक सेकेंड, हाँ इस बात आते हैं, बाकी तो ऊपर मैंने करा ही दिया है। अब एक बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात, सबसे पहले अगर हम इसका मतलब समझे ना, तो होता है कि लॉ ऑफ डिमांड जो हमारा वही बता रहा था कि इसका इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन अब ये बात आता है कि जब प्राइस चेंज होगा तो डिमांड कितनी ज़्यादा या कितनी कम होगी, तो वो कौन बताता है। देखो ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ इस कम्युनिटी, मतलब प्राइस के बढ़ने कम होने से कितना। वहाँ पे था ना कि कैसे चेंज हो रहा है, वो हाउ वाला था, लेकिन यहाँ पे हाउ मच, कि कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी की डिमांड। इसका फॉर्मूला देखिए, तो ये हो जाता है हमारा ई डी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंट चेंजेस प्राइस। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी, है ना। तो मतलब जैसे कि परसेंट है तो क्वांटिटी, है ना, ऊपर टोटल क्वांटिटी इंटू 100, उसके बाद ये प्राइस, फिर ऐसे करके टोटल प्राइस, और फिर 100, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, या तो हम इसको सीधा परसेंट परसेंट में लिख दें, या फिर हम इस 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट निकाल लें। देखो अब इसमें क्या होता है, काइंड या इसकी डिग्री या टाइप्स अगर हम देखें, तो ये देखो कैसा हो गया। फर्स्ट हमारा आ गया कि देर आर 5 मेन डिग्रीज ऑफ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, perfectly elastic demand. It refers to the situation when a change in the price of commodity causes an infinite in its demand. Thus, small in the price led to small rise in the price led to zero demand for that commodity. मतलब अगर वो ज़रा सा भी बढ़ेगा ना तो लोग उसमें मतलब कम हो जाएंगे उसे खरीदना। तो ये वो चीज़ हो गई कि देखो मतलब प्राइस में छोटा सा भी चेंज और लोगों ने उसको मतलब डिमांड ज़ीरो या मतलब इन्फाइनाइट चली गई ऐसे करके, मतलब अगर बढ़ गया तो ज़ीरो हो गई, और अगर मतलब बहुत ही मतलब थोड़ा सा भी कम हुआ तो बहुत ही उसकी डिमांड हाई चली गई। अगर देखो यार कि अगर इसका एग्जांपल दूँ ना यार, तो पार्ले जी है ना, वो आज ही 5 रुपये का बिकता है। मतलब क्या क्या उसकी क्वांटिटी कम कर दी, लेकिन उसका प्राइस नहीं बढ़ाया उन्होंने मतलब काइंड ऑफ साइकोलॉजी से कह कि पार्ले जी 10 साल पहले भी 5 का था, आज ही 5 का है, उसकी क्वांटिटी बड़ी हो गई है, वो छोटी हो गई है।
लेकिन उसकी फिर भी आज भी लोग उसे खा रहे होते हैं ना, तो डिमांड उस पर हम देख सकते हैं। देखो अगर इसका देखो, जैसे कि जो सॉल्ट है हमारा, तो वो होलसेल मार्केट में जो है ना, तो उसकी इसका ग्राफ अगर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, तो जैसे कि हॉरिजॉन्टल सॉरी हमारा सॉल्ट है, अगर ये होलसेल मार्केट में है तो इसका जितना भी बढ़ रहा है, क्या हो गया थोड़ा सा भी इसको हमने बढ़ा दिया ना होलसेल मार्केट में, तो इसकी क्या हो जाएगी, डिमांड हमारी एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी सिग्निफिकेंटली। तो ये कैसे एकदम सोचो परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब जिसमें हमारे लॉ ऑफ डिमांड की एकदम परफेक्ट वो है। अब नेक्स्ट में आता है परफेक्टली इन इलास्टिक, कि मतलब चेंज ऑफ मतलब कुछ हो बढ़ रहा है कम हो रहा है फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब यार देखो दवाई है, हमें दवाई खरीदनी है, चाहे प्राइस उसका बढ़े या कम हो। वो दवाई मान लो पहले 100 की आ रही थी, अब 150 की आ रही है, वो ज़रूरत है ना ऐसी, तो खरीदनी ही पड़ेगी। तो इसका ग्राफ हमारा ऐसे बनता है वर्टिकल लाइन में, ये है ना। अब हमारा आ गया यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड, कि इसमें क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वालिटी डिमांडेड इक्वल टू द चेंज ऑफ परसेंटेज सॉरी चेंज इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो मैंने कम्युनिटी कम्युनिटी बोली सॉरी, कमोडिटी। देखो प्राइस का परसेंट चेंज इज इक्वल टू डिमांड का परसेंट चेंज, जितने परसेंट प्राइस में चेंज आएगा उतने ही परसेंट हमारा डिमांड में चेंज आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो इसका ग्राफ जो है हमारा ऐसे बन रहा होता है कि हाँ एक मिनट, तो देखो ग्रेटर दैन यूनिटरी, यूनिटरी मतलब समझ रहे ना कि वन वन का दोनों का रिलेशन है 1 to 1, तो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है प्राइस थोड़ा सा चेंज और डिमांड जो है वो बढ़ ही रही है, मतलब कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब लेस देन इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि यार अगर इसमें देखें ना, ये हमारा जो है इसमें क्या है हमारा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज, यहाँ पे 1 1 का था कि जितना बढ़ेगा उतना वो, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब प्राइस का कम है और यहाँ पे हमारा प्राइस का ज़्यादा वो हो रहा है, कि डिमांड थोड़ी बढ़ रही है और प्राइस लेकिन उसके परसेंट के हिसाब से ज़्यादा बढ़ वो हो रहा है हमारा। तो ये वो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन सी फैक्टर, नेचर ऑफ कमोडिटी, कि मतलब क्या है नेसेसिटी है या क्या है। तो अगर नेसेसिटी है तो वो इनइलास्टिक होगा कि लोगों को खरीदना ही पड़ेगा, चाहे वो नमक हो चाहे वो मेडिसिन हो, है ना, 15 का मिल रहा है 20 का मिल रहा है तो वो खरीदना ही होगा। नेक्स्ट हमारा कैसा है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, कि उसके सब्सटीट्यूट कितने वो हैं, जैसे कि मान लो यार पेप्सी महंगी हुई तो अब कोई नहीं कोक पे शिफ्ट कर लेंगे, है ना। तो वैसे इसके सब्सटीट्यूट होगा ना एक दूसरे के। अगर कोई सब्सटीट्यूट है नहीं तो क्या होगा यार, बिजली महंगी हो या सस्ती हो सबको चाहिए ही ना, तो अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कम्युनिटी, कि मतलब जैसे कि अगर स्मॉल प्रपोर्शन है तो वो क्या हो सकता है, मतलब जो भी इनकम हमारी छोटी सी इनकम जा रही है, 15 रुपये तो जा रहे हैं इनकम के सॉल्ट के लिए, तो अब 20 के हो गए तो भी हम खरीदेंगे उसको, ये भी फैक्टर हो गया। लेकिन हमारा मान लो लैपटॉप था, वो हमारा 80 के का आ रहा था पहले, लेकिन अब वो सडनली 150 के का हो गया है, तो अभी हम मतलब बहुत ही बड़ा प्रोपोर्शन जा रहे हैं उसका, तो ये भी इफेक्ट करेगा कि हम खरीदें ना खरीदें, और वो सब। हैबिट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की क्या आदतें, टाइम पीरियड भी होगा। टाइम पीरियड का मतलब कि देखो यार अगर वो शॉर्ट रन पे है, उसकी लिमिटेड, लोगों को पता है यार बहुत लिमिटेड डिमांड है, सॉरी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, तो भी उसको खरीदेंगे। हैबिट ऑफ कंज्यूमर हमारा आ सकती है कि मतलब कंज्यूमर को मतलब जैसे मान लो यार किसी को सिगरेट की आदत है यार, है ना, अब आदत है तो उसे खरीदनी होगी ना, महंगी हो या वो हो, तो वो भी मतलब फ़र्क आ जाता है उससे। कि अगर मान लो जो भी है मतलब एल्कोहल हो गया ये हो गया, तो ये इन इलास्टिक में आ गया हमारा। मल्टीपल यूज और भी उसके लिए काम आ सकता है, तो उसके लिए भी इनकम लेवल भी है ना, और प्राइस लेवल भी हमारा ये आ जाता है। तो ये सब देखो बता रखा है कि लेस इलास्टिक डिमांड्स की नेसेसिटी इफ़ नॉट अवेलेबल, ये सब मैं समझा चुकी हूँ ना, तब एक बार देख लेना इसको। देखो अब हमारा ये है इसके अंदर ही थ्योरी ऑफ सप्लाई, इसको भी समझते चलते हैं। अब देखो सप्लाई और डिमांड पे ज़रूर ज़रूर से क्वेश्चन आता है यार, तो एक बार इसको एक एक पेज को ना, इसके नोट्स बहुत अच्छे हैं यार, तो एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना। देखो सप्लाई इज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज सेलर और प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल इन अ मार्केट। अब ये जो डिमांड है ना हमारा, अगर मैं वो थोड़ा सा इसको समझाऊँ, डिमांड हमारा क्या है, यूज़र की परस्पेक्टिव से सोच रहे हैं हम लोग, बीइंग अ यूज़र सोच रहे हैं कि यार इसकी डिमांड कितनी है क्या है, यूज़र के पर्सपेक्टिव से। लेकिन सप्लाई किसके पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से, है ना। तो हमारा ये सप्लाई क्या है, वो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो कि एक सेलर या प्रोड्यूसर जो है मार्केट में बेचने के लिए विलिंग है एंड एबल टू, जैसा वहाँ सोचा था ना, वो खरीद पा रहा है और बेच पा रहा है, मतलब सॉरी सॉरी वो खरीद पा रहा है और उसकी परचेजिंग पावर है, मतलब
सिर्फ डिज़ायर नहीं है उसकी, बस वो भी है। तो वो क्या है कि विलिंग एंड एबल टू, तो मतलब एक गिवन प्राइस पे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो मतलब उसको विलिंग भी है और एबल भी है उसको सप्लाई करने की, तो वो हमारे सप्लाई के अंडर आ जाता है। इंडिविजुअल सप्लाई वही कि इंडिविजुअल फॉर्म से रिलेटेड हो गया, है ना, कि वो विलिंग और सप्लाई वो कर रहा है कि नहीं। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल पर आए तो वही जैसे हमने ऊपर बनाया था कि प्राइस कितना है उसके हिसाब से सप्लाई कितनी है, ठीक है ना। तो इट इज़ द टेबल शोइंग द लेवल ऑफ वो जो भी है हमारा। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या हो गया कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिक, वही मतलब जो कर्व हम बना रहे हैं, राइट। तो एक बार मैं इसको बताती चलती हूँ, देखो थोड़ा सा क्या पता क्वेश्चन आ ही जाए। तो देखो एक प्रोड्यूसर जो है ना डिफरेंट प्राइस पे, क्या मतलब एक एक प्रोड्यूसर की बात चल रही है यहाँ पे, सिर्फ एक की इंडिविजुअल मतलब एक की, कि वो कितने कितने डिफरेंट उस पर बेच रहा है प्राइसेस पे, है ना। और यहाँ पे फिर उसी एक ही उसका अगर वो प्राइस 10 करता है तो उसकी सप्लाई वो 5 करता है, ठीक है। वो प्राइस बढ़ा रहा है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ा रहा है, ऐसे करके, है ना। तो मार्केट में ना मतलब, और ये तो इंडिविजुअल हो गया कि एक किसान जो है वो वीट सप्लाई कर रहा है तो उसका मतलब अगर हम देखिए तो ऐसे करके। एक बार देखो इंडिविजुअल सप्लाई का वो तो वही ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, तो कैसे वो बढ़ रहा है ओके, ठीक है। लेकिन मार्केट सप्लाई हमारा क्या हो गया कि हम पूरी मार्केट को कंसीडर करते हुए चल रहे हैं कि इंडिविजुअल को नहीं। एक एग्रीगेट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द फर्म्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल टुगेदर एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो वही स्केड्यूल उसका वही टेबल हो गया कि कितनी उसकी मार्केट सप्लाई है, और फिर उसका सही हमारा कर्व हो गया। और नेक्स्ट हमारा क्या आ गया कि सप्लाई फंक्शन में हमारे जैसे हमने ऊपर वो पढ़े थे कि हमारे फैक्टर उसके सॉरी डिमांड फंक्शन के वो फैक्टर्स क्या होते हैं, वैसे ही सप्लाई फंक्शन के हो गए। तो ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी कि इसकी ना डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कि देखो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाई। तो मतलब सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस, ठीक है। तो हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाई, यार उसको तो फायदा हो रहा है ना, वो तो बेचेगा। अगर वो चीज़ कम भी करे तो उसको लोअर वो करेगा, और इसको हम लॉ ऑफ उसमें पढ़ेंगे। लेकिन देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कि मतलब उसके रिलेटेड गुड जो सेम ऊपर पढ़ते हैं ना काइंड ऑफ वही है। देखो नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री, उसके कितने फॉर्म्स है इंडस्ट्री में, ये तो ऊपर जो पढ़े वही है कि टी और प्राइस का कैसे है, डिमांड वगैरह, है ना, सप्लाई वगैरह सॉरी। देखो मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉर्म्स implies दैट इंक्रीज इन द मार्केट सप्लाई, कि मतलब अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ेंगी तो सप्लाई भी ऑब्वियसली बढ़ेगी। पहले दो लोग जो हैं मतलब कुछ वो करते थे कि कुछ प्रोड्यूस करते थे, अब वही चीज़ जो चार लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मार्केट में तो सप्लाई बढ़ गई ना। तो वो हमारा क्या हो गया यही चीज़। अब आ गया गोल ऑफ फर्म, कि फर्म का गोल क्या है, कि उसका मतलब मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, या उसको जो है वो और कम्युनिटी ऑफर करनी है ना, वो चीज़। जैसे कि देखो यार अगर दिल्ली में जितने भी फार्मर्स हैं वो टोटल कितनी वो वीट सप्लाई करे, वो हमारा मार्केट सप्लाई हो गया। लेकिन मान लो 5 फार्मर्स थे तो वो 10 किलो वीट सप्लाई कर रहे थे, 2-2 किलो या जैसे भी है 10 किलो एग्रीगेट कर रहे थे। लेकिन अब हमारे 10 फार्मर्स आ गए तो सडनली इंक्रीज आ गया, अब ये 10 की जगह 30 किलो हो गया, ऐसे करके समझो। तो मतलब वही है कि और नंबर ऑफ हो गया, और गोल ऑफ द फर्म की मतलब उनका मतलब गोल क्या है, मैक्सिमाइज करना या फिर उसको हायर उससे बेचना, या मतलब जो भी उनका गोल है वो भी एक हमारा काइंड ऑफ फैक्टर आ जाता है। नेक्स्ट इज आर प्राइस ऑफ द फैक्टर प्रोडक्ट, कि अगर प्राइस जो अगर फैक्टर डिक्रीजेस तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस, है ना। फिर अकॉर्डिंग टू मोर फिर अकॉर्डिंगली मोर ऑफ द कमोडिटी इज सप्लाइड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस पे, है ना। नेक्स्ट हमारा आ गया इसकी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यार पहले मान लो किसान जो है वो खुद से खेत वो क्या होता है जो भी जोत रहे होते हैं वो सब जो भी होता है, मतलब मुझे ज़्यादा नहीं पता लेकिन जो भी, तो वो वैसे करा था। लेकिन अब उसके पास मशीन्स आ गई, काम उसका टाइम बच रहा है, चीज़ें जो है एफिशिएंट हो रही है, ऑल्दो उसकी कॉस्ट भी जा रही है, लेकिन स्टिल हम देखें तो उससे क्या हुआ, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई। मान लो हैंडमेड चीज़ की आज भी वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, लेकिन मशीन से सेम चीज़ बनवा रहे तो मतलब बहुत कम हो जाता है उसकी कॉस्ट। तो वो भी चीज़ डिपेंड करता है ना कि एग्जिस्टिंग, तो मोर ऑफ द कमोडिटी इज सप्लाइड एट एग्जिस्टिंग प्राइस, हम ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे क्योंकि जो है ह्यूमन से ज़्यादा मशीन काम कर पा रही है ना, बिना थके बिना वो हुए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कि देखो टैक्सेशन, सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पैक्ट्स मार्केट सप्लाई ऑफ द कम्युनिटी, कितना टैक्स लग रहा है, कितनी सब्सिडी पॉलिसी है, उस ये भी डिपेंड करता है कि कितनी सप्लाई होगी मार्केट में। सो इंक्रीज इन द टैक्सेशन में डिक्रीज द सप्लाई, अब ज़्यादा टैक्स लग रहा है और सब्सिडीज में अगर ज़्यादा वो मिल रहा है तो उसकी सप्लाई बढ़ सकती है। तो इट डिपेंड्स, अब ये हम बिल्कुल प्रोड्यूसर की साइड से बात कर रहे हैं। नाउ कम्स द लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जैसे हम डिमांड में मान के चल रहे थे कि बाकी चीज़ें कांस्टेंट है लेकिन हम सिर्फ प्राइस और उसको कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। तो अगर ये वहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे क्या है
प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई, ठीक है ना। तो दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इट्स ओन प्रोडक्ट और वाइस वर्सा, मतलब अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है। ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों के बढ़ने से बढ़ रहा है, दोनों कम हो रहा है तो कम हो रहा है। ये ऊपर हमने उसमें देखा था ना कि अगर पहले 10 रुपए की वो चीज़ बेच रहा था तो वो 5 यूनिट ही सप्लाई करता है, जब उसने 30 किया है तो वो 15 यूनिट सप्लाई करने लग गया है। तो इसका आप ये ग्राफ भी दे सकते हो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, एजम्पशंस, हम क्या मान के चल रहे होते हैं कि कुछ भी जो है ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं है, कोई भी जो है टेक्निक में उसमें चेंज नहीं है, जो ऊपर पड़े थे ना गोल्स उसी को हम एजम्पशन मानते हैं कि गोल में कुछ चेंज नहीं हुआ है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में जैसे चाय और कॉफ़ी रिलेटेड गुड है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड में हमारा पेट्रोल कार आ गया तो उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इन नियर फ्यूचर, उसमें कुछ ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कस्टमर कि हाँ कल पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो मैं आज ही 2 लीटर भरवा लेता हूँ, ऐसे करके कुछ वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। देखो अभी क्या गया, चेंज इन क्वांटिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी लिखा हुआ है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। जैसे अभी ऊपर हमने सेम उसका पढ़ा है डिमांड का, तो देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है। इसका इसका मतलब क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई या फिर मूवमेंट अलोंग का सप्लाई, इसका मतलब है कि देखो सिर्फ अपनी प्राइस की से चेंज होता है, मतलब कि इसको समझाएं, देखो इट्स क्वांटिटी सॉरी चेंज ओन प्राइस ऑफ इट्स कॉमोडिटी इट्स ओन सप्लाई चेंजेस, कि मतलब उसका प्राइस बढ़ने से उसकी जो है वो बढ़ रही है, जैसे कि प्राइस बढ़ा तो इसका हमारा एक्सटेंशन होता है, जैसे वहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड था, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो अपवर्ड मूवमेंट हो गई हमारी, लेकिन प्राइस कम हुआ तो हमारी वो कम हो गई, जैसे प्राइस बढ़ा तो ये हुआ एंड प्राइस कम हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन हो गई, या एक्सपेंशन या एक्सटेंशन जो भी बोले और कॉन्ट्रैक्शन हो गई, है ना। उसमें उल्टा था इस बात का। और इसमें क्या होता है, मतलब प्राइस से हम लोग वो फैक्टर देख रहे हैं, इसके डिफरेंस भी आप एक बार देख सकते हो। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाईज एप्लीकेबल, दोनों में एप्लीकेबल है जो भी। एक सेकेंड, इसमें क्या होता है, नॉन जो है हमारे फैक्टर्स, नॉन फैक्टर्स हमारे क्या क्या आ गए कि टेक्नोलॉजी, जो भी इनपुट कॉस्ट पढ़ा हमने, या कि नंबर ऑफ फॉर्म्स, गोल ऑफ फॉर्म, उसके बेसिस पे कितना चेंज हो रहा है, तो दैट इज चेंज इन सप्लाई, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई व्हेन अ कमोडिटी ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस, नॉन प्राइस वाले फैक्टर की वजह से। सेम ही चीज़ है यार, आई होप समझ में आ रही हो। तो ये दोनों का वो बता रखा है, इसे गो थ्रू कर लेना एक बार, है ना। पूरा अच्छे से टेबल बता रखा है, इनकेस क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। तो अब आता है कॉज की, किसकी वजह से हो रहा है। और जो भी हमने ऊपर फैक्टर पढ़े थे ना, उन्हीं के देखो डिक्रीज या इंक्रीज की वजह से, अगर मतलब इंक्रीज कैसे होगा सप्लाई में, हाई सिर्फ इंक्रीज का अफेक्टिंग नहीं इंक्रीज का, कि मतलब अगर मान लो सब्सटीट्यूट गुड है, जैसे चाय और कॉफ़ी थी हमारी, तो एक का प्राइस हमारा डिक्रीज हो गया, दूसरे का बढ़ गया, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी क्योंकि वो बढ़ रही है हमारी, प्राइस बढ़ा है। तो इंक्रीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, पेट्रोल कार वाला एग्जाम्पल है ना, फैक्टर का, और टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगा तो भी हमारी सप्लाई बढ़ेगी। और एक्सपेक्टेशन है कि इसका प्राइस जो है फ्यूचर में जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो उससे भी हमारी सप्लाई बढ़ेगी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स, गुड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन आ गया तो मैक्स मतलब गुड ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन हो गया तो भी हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना। ट्रांसपोर्ट सर्विस मान लो पहले एक गांव तक वो जाती नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पे क्या है, अच्छी खासी रोड बन गई है तो वहाँ पे सप्लाई बढ़ गई हमारी। तो ऐसे ही अगर मतलब हमारा गोल है कि मैक्सिमम सेल करना है तो भी हम सप्लाई ज़्यादा करेंगे, टैक्सेस कम होंगे तो भी सप्लाई ज़्यादा होंगे। डिक्रीज का सेम उल्टा है, सो यू हैव टू गो थ्रू इट बाय योर ओन। ये आप ग्राफ देख सकते हो, है ना, ग्राफ थोड़ा सा भी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। नाउ कम्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पड़ा, द सेम वे कि परसेंट चेंज इन क्वालिटी सप्लाइड एंड परसेंट चेंज इन डिमांड। कि मतलब देखो यार, अब हमने ऊपर पढ़ लिया कि किसके बढ़ने से क्या इंक्रीज होगा, कौन से फैक्टर वैक्टर है, लेकिन अब अगर इलास्टिसिटी की बात करें ना, तो इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हाउ मच वाला फैक्टर आ जाता है। पहले हाउ था ना कि कैसे किसकी डिमांड होने से बढ़ रही है, और वो सेम डिमांड में बढ़ा हमने, हाउ मच कितना कितना बढ़ रहा है, तो काइंड ऑफ फॉर्मूला देख सकते हो आप। ये हमारा जैसे वो था, है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, उसमें क्या था परसेंटेज चेंज इन डिमांड और प्राइस था। सेम वे अगर मैं इसका फॉर्मूला इसको ढंग से लिख दूँ तो हम इसका से लिख सकते हैं कि ई एस सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है ना, परसेंटेज चेंज इन हमारा क्वालिटी सप्लाइड एंड हमारा प्राइस। जैसे वो डिमांड का फॉर्मूला था सेम वो है, क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला ज़रूर लिखाना, अच्छा रहेगा, है ना। तो मैं इसको अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो ई एस इज इक्वल्स टू टोटल हमारा वो इंटू प्राइस, फिर प्राइस एंड क्वांटिटी, और इसमें हम इंटू 100 कर देंगे, है ना, ताकि वो हमारी परसेंट आ जाए। तो इसका मतलब ये हमारे डेल्टा क्या होता है, याद है ना, चेंज इन क्वालिटी सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड की कितना चेंज आया, कितना चेंज प्राइस में आया, और इंटू हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या था, ओरिजिनल वो हमारा क्या था क्वांटिटी। अब इसके देखो टाइप्स देख लेते हैं, जैसे हमने टाइप्स पढ़े थे,
इसके बाद बस हमारा एक टॉपिक बचेगा मार्केट इक्विलिब्रियम, उसको भी देखते चलेंगे। तो ये फैक्टर्स तो मैंने बता ही दिया है। देखो यार इसमें उन्होंने बहुत ही ऐसे सफोकेटेड टाइपली बता रखा है, लेकिन सुनो देखो परफेक्टली में मतलब क्या है कि जो हमारा लॉ है ना उसको परफेक्टली फॉलो कर रहा है। ये प्राइस बढ़ा, देखो वेन सप्लाई बिकम जीरो, जीरो हो जाती है अगर थोड़ा सा भी प्राइस में बढ़ा इंक्रीज होता है, या फिर जो है वो इन्फाइनाइट चल जाती है अगर थोड़ा सा भी डिक्रीज होता है ना। तो इसका ग्राफ हमारा वर्टिकल लाइन में बनता है। ये देखो ये वर्टिकल लाइन में हमारा ग्राफ बन रहा है ना। अब इसमें हमारा क्या है परफेक्टली इन इलास्टिक, ये उसका क्या हो गया उल्टा हो गया। एक सेकंड यहाँ पे दे रखा है ना लास्ट में परफेक्टली इन इलास्टिक, ये हो गया हमारा कि अगर कोई चेंज नहीं है उसमें, नो चेंज सप्लाइड विद द स्प्रिंग इज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, कि मतलब प्राइस बढ़े ना बढ़े लेकिन सप्लाई उसकी आती रहेगी। वो हो गया हमारा वो। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि इन 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 इलास्टिक का कि मान लो एक स्टेडियम में फिक्स सीट्स हैं, मान लो 100 सीट हैं एक सॉरी 100 स्टेट्स हैं एक स्टेडियम, 100 सीट्स हैं एक स्टेडियम में। तो मतलब 100 लोग तो आएंगे ही ना उसमें, चाहे उसका प्राइस सप्लाई मतलब सप्लाई 100 ही है लेकिन उसका प्राइस बढ़े या ना बढ़े, है ना। तो वो चीज़ हो गई, मतलब पहले जो 100 लोग आ रहे थे प्राइस बढ़ने की वजह से वो नहीं आ रहे तो दूसरे 100 लोग आ जाएंगे क्योंकि सीट तो हमारी लिमिटेड है ना। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक में देखिए अगर हम इस वाले में, तो इसमें क्या है कि देखो यार कि जैसे कि मतलब प्रोड्यूसर्स जो है ना वो क्या करते हैं, जैसे कोई मान लो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है जहाँ प्रोड्यूसर्स जो है अनलिमिटेड सप्लाई कर देते हैं कि उसमें, तो उसमें हल्का सा भी चेंज जो है उसको अफेक्ट करेगा अनलिमिटेड और लिमिटेड को। नेक्स्ट हमारा आ गया मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, मतलब मोर, और ये क्या है हमारा वन इलास्टिक मतलब वन, कि मतलब प्राइस बढ़ेगा तो देखो प्राइस की मतलब बिल्कुल प्रोपोर्शन में जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई है ना सेम उसको वो कर रहा है। प्राइस बढ़ा सप्लाई घटा प्राइस घटा, वही वाली बात। तो मोर देन यूनिटरी मतलब ये उससे ज़्यादा है कि मतलब देखो व्हेन द प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी इज मोर देन द प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस, मतलब जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसका चेंज ज़्यादा है, किससे जितना प्राइस बढ़ा उससे ज़्यादा हो गया, उसका हम यूनिटरी से ज़्यादा बोलेंगे, कम है तो उसे कम बोलेंगे। यहाँ पे देखो लेस देन, है ना। समझ हो गई, इसका ग्राफ भी आप देख सकते हो, ये ऐसे है हमारा, जबकि हमारा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होते ऐसे जा रहा है और ये हमारा ऐसे है, राइट। अब देखो नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, ये फैक्टर्स हम पढ़ ही चुके हैं। तो यही हमारा यार चैप्टर खत्म होता है। एक और हमारा टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम, इसमें वो है नहीं नोट्स में कवर, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट ज़रा देना मेरे को, मैं देख लूँ ज़रा। मार्केट इक्विलिब्रियम आई गेस नहीं है। सो यार हाँ हमारा इसमें है ये मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस ना, तो हम इसको कवर करते हैं। मैं यहाँ पे ही ना कहीं पे साइड में बता देती हूँ, उसके बाद तो हमारा यूनिट 2 है। देखो मार्केट इक्विलिब्रियम नाम से समझ में आ रहा है ना कि मार्केट, मार्केट हमने पढ़ा अभी मार्केट क्या होता है इकोनॉमिक में, है ना। तो उसमें क्या है कि जब डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम समझ रहे हो, यहाँ पे कहाँ लिखूँ मैं, एक मिनट देना मेरे को। कहीं तो खाली स्पेस था, मैं वहाँ पे ना लिख के फटाफट आपको थोड़ा सा ब्रीफ में, हाँ देखो यहाँ पे मैं समझा देती हूँ मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम, तो इसमें हमारा क्या है कि जब डिमांड और सप्लाई जो है ना वो इक्वल हो जाती है, कि उसकी डिमांड भी इक्वल है और उसके सप्लाई की, मतलब जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही सप्लाई हो रही है, दैट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसमें क्या होता है जिस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए उस प्राइस को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम प्राइस। तो व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, द प्राइस एट विच द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड द सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट गेट्स इक्वल। तो उसको, तो उस प्राइस को क्या बोलते हैं कि मतलब जो भी इस पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हम उसको कह सकते हैं ना। तो अगर हम इसकी वो देखें ना, अगर मैं इसका ग्राफ वगैरह आपको दिखाऊं, तो एक मिनट, सो आई होप ग्राफ दिख रहा होगा, दिख रहा है। इसमें ये हमारा प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी है, हमने उसको प्लॉट किया, और ये देखो ये हमारा डिमांड वाला था, ये हमारा सप्लाई था। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना इंटरसेक्शन, तो दैट इज आर मार्केट इक्विलिब्रियम, है ना। तो एक बार मैं यहाँ पे बना दूँ, तो ये देखो ऐसे कि हमारा डिमांड का था, ये हमारा सप्लाई का था, है ना। तो इसमें ये जो इंटरेक्ट करे, ये प्राइस था हमारा, ये क्वांटिटी, तो याद है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था इसलिए नीचे जा रही है, इस वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम हमारा ये पॉइंट हो गया हमारा, ये प्राइस पे मतलब हमारा वो होगा। तो अब इसी के अलावा हमें देखिए, तो देखो ये मार्केट इक्विलिब्रियम है, लेकिन इसके अलावा हम देखें एक हमारा हो सकता है एक्सेस सप्लाई, कि मतलब सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, मतलब वो चीज़ हो गई। और हमारा क्या हो जाता है एक्सेस डिमांड, कि मतलब जब प्राइस जो है ना वो कम होता है इक्विलिब्रियम प्राइस से, तो मतलब हम उसको बोलते हैं कि उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है, मतलब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम। नाम से समझ में आ रहा है ना कि एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, बस ये वही है। तो आई होप इसको समझ में आया हो। बाकी आप एक बार इसके नोट्स अच्छे से गो थ्रू कर लेना, PYQs वगैरह भी मैं कवर करा दूंगी, तो आप उसमें देख लेंगे कुछ रह जाएगा, ऑल दो सब चीज़ें कवर्ड है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, सेकंड यूनिट का भी वन शॉट फटाफट अपलोड करती हूँ मैं।